सॉरी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। राइट, तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास तक आपने डीएसबीएससी पर जनरल टर्म्स देखी थी। अब थोड़ा सा डीएसबीएससी पर एक मल्टी टोन पर बेसिक न्यूमेरिकल लेकर हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कल ये क्वेश्चन लास्ट में मैं करवाने वाला था, पेंडिंग था ये, तो इस पर क्वेश्चन इस तरह से गिवन था, दिस इज मल्टी टोन। मल्टी टोन का मतलब है कि यहां पर क्वेश्चन पर जो साइनोसोडल सिग्नल है उस पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं। दैट इज, ये क्वेश्चन है एक कैरियर सिग्नल सी ऑफ टी, एक कैरियर सिग्नल सी ऑफ टी इज इक्वल टू, a carrier signal C of t is equal to 20 cos 2 pi into 10 to the power 60 is modulated by message signal is modulated by, जल्दी लिखें इस क्वेश्चन को। आज एक क्वेश्चन ग्राफिकल पर हम लोग अच्छा लेंगे, इज मॉड्यूलेटेड बाय ये मैसेज सिग्नल, दैट इज m ऑफ t का मान आपको दिया है 5 cos 2 pi into 10 to the power 40 plus 2 cos 8 pi into 10 cube t, राइट। ये आपके पास मैसेज सिग्नल गिवन है और ये आपके पास कैरियर सिग्नल गिवन है। फिर बोला गया टू जनरेट ए डीएसबी सिग्नल, डीएसबी का मतलब ही डीएसबीएससी है। टू जनरेट ए डीएसबी सिग्नल, देन sketch the spectrum, and calculate bandwidth, power and efficiency, थोड़ा फास्ट करेंगे आप, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, ये जस्ट मल्टी टोन है। ठीक है, स्टार्ट करिए। यस प्लीज स्टार्ट करें आप लोग। इसको स्टार्ट करिए। सी ऑफ टी का मान, सी ऑफ टी कैरियर सिग्नल क्या गिवन है, 20 cos 2 पाई इंटू 10 टू की पावर 6t। यहां अगर आप कैरियर सिग्नल को कंपेयर करें AC cos 2 पाई FCT, तो क्या बोल सकता हूं मैं, AC का मान कितना है यहां पर, दिस AC इज नथिंग बट 20 वोल्ट। इसी तरह FC का मान 10 टू की पावर 6 है, राइट, दिस इज मेगाहर्ट्ज। FC की वैल्यू मेगाहर्ट्ज है। देखो, अगर अपने पास FC नोन है और AC नोन है, फिर मैसेज सिग्नल की बात करें तो मैसेज में दो कंपोनेंट थे इस बार, मैसेज सिग्नल पर 2 कंपोनेंट्स थे। ठीक है, मैसेज सिग्नल पर 2 कंपोनेंट्स थे। एक कंपोनेंट 5 cos 2 पाई इंटू 10 टू की पावर 4t है, प्लस 2 cos 8 पाई इंटू 10 क्यूब t है। यहां पर स्टूडेंट्स, अगर आप
इसको मल्टीटोन की स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करें तो कहना इसे m ऑफ t का मतलब मैं मान सकता हूं मैसेज सिग्नल पर जो पहला कॉस वाला फंक्शन है उसके एम्पलीट्यूड को समझाने के लिए मैं am1 मान लेता हूं. दिस इज am1 cos 2 pi fm1t plus second one is what am2 cos 2 pi fm2t. yes, by comparing you can say cos के साथ जो वैल्यू आ रही है this is am1 is nothing but 5 volt, right? इसके बाद am2 का मान am2 is nothing but 2 volt. am1 और am2 के बाद आप 2 पाई fm1 और 2 पाई fm2 को कंपेयर करिए. देखिए fm1 का मतलब 2 पाई के साथ जो वैल्यू है दिस इज कॉल्ड fm1. तो 2 पाई के साथ जो वैल्यू है दैट इज 10 टू की पावर 4 और 10 टू की पावर 4 को माय डियर स्टूडेंट्स वी कैन राइट 10 किलोहर्ट्ज. अगेन cos 8 पाई के साथ अगर मैं 2 पाई को हटा दूं, अगर यहां पर 2 पाई से डिवाइड कर दूं तो कहना इसे अंदर 4 इंटू 10 क्यूब बन जाएगा और 4 गुणे 10 की घाते 3 का मतलब है दिस इज fm2 और fm2 का मान आई कैन से 4 किलोहर्ट्ज. मुझे लगता है इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि fm1 और fm2 का मान मैंने कैसे लिखा. अब अगर अपने पास fm1 और fm2 नोन है, am1 और am2 नोन है, तो 1 बाई 1 हम सारी बातें पता कर सकते हैं. सबसे पहले आप कैलकुलेशन पर, हाँ सबसे पहले आप अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं केवल पॉजिटिव स्पेक्ट्रम दिखाओ, पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव स्पेक्ट्रम आप दिखा दें. यस, वेरी गुड, दैट इज 2900. करेक्ट पिंकी, करेक्ट. बैंडविड्थ, यस, परफेक्ट, ऑल आंसर्स आर परफेक्ट, राइट, परफेक्ट है सभी आंसर करेक्ट है. निवेदिता करेक्ट. और बाकी स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करें. सी स्टूडेंट्स, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, राइट? और आज मैं एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को लेने वाला हूं, एक न्यूमेरिकल पार्ट अभी लूंगा, राइट? और कोशिश करो स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी में ये पार्ट जल्दी जल्दी हम लोग समराइज करते जाएं. और आपके एग्जाम में मैंने बोला भी था एएम पर जो हम लोग एनालॉग कम्युनिकेशन का पार्ट पढ़ रहे हैं, एएम बहुत डोमिनेंट होकर आता है और एएम पर छोटे छोटे पार्ट्स हैं. डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर डीएसबीएससी, इसके बाद वेस्टिजियल साइड बैंड, सिंगल साइड बैंड, एक एक करके देखते जाना है. आप लोगों ने सही आंसर्स मेरे को रिप्लाई किए हैं. अगर मैं आपसे बोलूं यस, पावर जिन्होंने भी लिखी है, देखो पावर का जनरल फार्मूला था अपने पास, ध्यान से देखो, पी टोटल बराबर, अभी स्पेक्ट्रम भी ड्रा कर देंगे, पीसी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 होता था जनरल वे में, राइट? अब इसके बाद टोटल पावर का फार्मूला अगर मैं इस पीसी का अंदर मल्टीप्लाई करूं तो दिस वैल्यू शुड बी पीसी प्लस पीसी म्यू स्क्वायर बाई 2, राइट? इतना बोल सकते हैं हम. जबकि यहां आप देख सकते हो कि पीसी वाली टर्म यहां पर हम सप्रेस कर रहे हैं. अगर हम इस पीसी को सप्रेस कर रहे हैं, डबल साइड बैंड डीएसबी-एससी का मतलब है आपने कैरियर की टर्म को सप्रेस किया. अगर कैरियर की पावर को सप्रेस कर दो तो कैरियर की पावर सप्रेस करने का मतलब पी टोटल इज नथिंग बट पीसी म्यू स्क्वायर बाई 2 होना चाहिए. नाउ सी माय डियर स्टूडेंट्स, आप बता सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला डबल साइड बैंड की डिजाइनिंग पर हम एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी 1 बनाकर चलते हैं बाय डिफॉल्ट. इसका मतलब के का मान 1 ले चुके हैं. अगर के का मान हम 1 ले चुके हैं तो याद करिए, कल इरफान आपने बोला था मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो क्या पहले का मॉड्यूलेशन इंडेक्स μ1 बराबर के ए इंटू am1 लिख सकते हैं. दूसरे वाले का मल्टीटोन सिग्नल है, मैसेज सिग्नल पर 2 फ्रीक्वेंसीज हैं, तो आप दूसरे वाले का मॉड्यूलेशन इंडेक्स μ2 कह सकते हैं. दिस इज आल्सो के ए am2. तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा μ1 ही am1 है,
μ2 ही AM2 है। क्यों? क्योंकि के का मान हमने नॉर्मलाइज वे में 1 मान रखा है। सो दैट्स वाई μ1 इज नथिंग बट AM1 का मान कितना था 5, सो दिस इज 5, राइट। μ1 की वैल्यू AM1 के रिस्पेक्ट में कितनी आ गई 5, और μ2 का मान नॉर्मलाइजेशन की वजह से कितना आ गया, के का मान 1 इंटू 2, राइट। सो दिस वैल्यू शुड बी, यहां अपने पास μ1 कंपोनेंट क्या बन गया 5, μ2 कंपोनेंट क्या बन गया 2, राइट। इतनी बात मुझे लगता है बाय डिफॉल्ट सभी को क्लियर हो रही होगी। हाँ ठीक है, μ1 ही AM1 है, μ2 ही AM2 है। अब बताओ मुझे, अगर आप इस फॉर्मूले पर ध्यान से देखो, अब μ1 पता चल गया, या μ1 लिखो या AM1 लिखो, दोनों बातें सेम है स्टूडेंट्स, दोनों बातें सेम है। μ2 लिखो या AM2 लिखो, राइट, दोनों बातें सेम है। और ये केस डीएसबी का पढ़ रहे हो, डोंट कंफ्यूज, दिस इज द केस ऑफ डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। अब आप मुझे को बताइए, क्या पीसी का मतलब, दिस पीसी, इस पीसी का मतलब कैरियर पावर है, और कैरियर पर बनने वाली पावर का मतलब होता है AC स्क्वायर अपॉन 2R। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत है। इसके अलावा हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, करेक्ट, AC स्क्वायर अपॉन 2R, राइट, इनटू, अब मेरे को बताओ म्यू स्क्वायर बाई 2 में 1/2 था। म्यू स्क्वायर का मतलब मल्टी टोन के लिए मैंने आपको पढ़ाया था μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर, तो कहना इसे दिस इज नथिंग बट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर। बाकी मैं अभी आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म से भी अगर करना चाहो वैसे भी कर सकते हो, मेरे को ज्यादा आसान ये दिख रहा था। तो हमारे पास जो टोटल पावर है वो साइड बैंड पावर के इक्वल है, और साइड बैंड पावर क्या होगी, PC इंटू म्यू स्क्वायर बाई 2, दैट इज AC स्क्वायर अपॉन 2R। कुछ लोग डायरेक्ट लिखते हैं AC स्क्वायर अपॉन 4R, बट AC स्क्वायर अपॉन 4R के साथ AM आना चाहिए। तो हमारे पास AM का मतलब म्यू टोटल है, म्यू टोटल बराबर μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स स्पेस कम होने की वजह से मैं इस डाटा को यहां सॉल्व कर रहा हूं जी, आप समझेंगे। P टोटल बराबर AC स्क्वायर अपॉन 4R, और ब्रैकेट के इनसाइड μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर आएगा, ठीक है। आप चेक करिए, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर क्वेश्चन में कितना गिवन था 20, तो 20 का स्क्वायर मींस 400 अपॉन 4 इंटू 1। R जब भी रेजिस्टेंस नहीं पता होता, नॉर्मलाइज एंटीना रेजिस्टेंस 1 मान लेते हैं। μ1 का मान कितना था 5, μ2 कितना था 2, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 29। तो मुझे लगता है, अच्छा 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 29 इंटू 100 दैट इज 2900 आ रहा होगा। अदरवाइज चेक कर लेना, शायद 2.9 किलोवाट आ रहा है, राइट, 2.9 किलोवाट। और यही पावर साइड बैंड पावर भी है माय डियर स्टूडेंट्स, और यही पावर आपके पास साइड बैंड पावर भी है, और यही पावर आपके पास टोटल पावर भी है। सो दैट्स वाई अगर आपको यहां मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी भी बतानी होती, तो मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी की वैल्यू 100% होती, कल मैंने बताया था। ये पता करने वाली बात नहीं है। मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर पर, मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर पर बाय डिफॉल्ट हमको पता होती है, ठीक है। डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर पर मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी 100% होती है, क्योंकि कैरियर पावर सप्रेस हो चुकी है, पूरी टोटल पावर साइड बैंड की ही पावर होगी। सो दैट्स व्हाई आई कैन से कि यहां पर आप लोग रिजल्ट लिख चुके हैं, ठीक है। इस रिजल्ट के बाद अब आप सिंपली कॉपी पर स्पेक्ट्रम बना लिया होगा आप लोगों ने, यस, स्पेक्ट्रम आप लोगों ने ड्रा कर लिया होगा। एक बार जितने लोगों ने स्पेक्ट्रम ड्रा कर लिया है वो एक बार मेरे को थम्स अप दें, मैं देखना चाहूंगा कुछ 2-4 स्टूडेंट्स की कॉपी। आप लोगों ने स्पेक्ट्रम क्या बनाया है इसका,
कुछ भी स्टूडेंट्स जिन्होंने किया है वो अपना थम्स अप साइन दे दें, जिन भी स्टूडेंट्स ने किया है। मुकेश कंप्लीटेड स्पेक्ट्रम? एक सेकंड। यस नवीन, ठीक है। पहले आकांक्षा कैमरा ऑन करें, तब कॉपी विजिबल होगी। और किसका था? नवीन का। यस नवीन, एक सेकंड। स्पॉटलाइट ऑन नहीं हुई क्या आप पर? अच्छा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट नवीन, करेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट ओनली, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये बात आपको प्रॉपरली क्लियर होनी चाहिए, कॉपी पर ही कैमरा रखना है स्टूडेंट्स। यू शुड पुट योर कैमरा ऑन कॉपी। स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम निवेदिता ऊपर, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ राइट 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 राइट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और किस स्टूडेंट ने किया है? एक्चुअली लैपटॉप इज नॉट देयर। ठीक है स्टूडेंट्स। यस अदिति, करेक्ट। ना ना ना, गलत कर गए हो। नहीं ठीक है सॉरी, करेक्ट। चलिए ठीक है, काफी स्टूडेंट्स ने करेक्ट किया है। आई होप मेरी बात सभी को क्लियर हो रही है, कैसे इस पर ऑब्जर्वेशन आपको करना है। राइट नाउ वी वांट टू सी, अब हम ये चाहते हैं स्टूडेंट्स कि स्पेक्ट्रम के बाद ठीक है, स्पेक्ट्रम के बाद अब मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं वापस। सॉरी, देखो इस क्वेश्चन पर, जी इस क्वेश्चन पर सिंपली आपके पास जितने लोगों ने स्पेक्ट्रम अभी ड्रा नहीं किया था, ये बाय डिफॉल्ट दिमाग में आना चाहिए आपको कि यहां स्पेक्ट्रम, मैं केवल पॉजिटिव वाले स्पेक्ट्रम की बात करता हूं हमेशा। एक से दिस इज एफ सी, राइट। एक एफ सी में क्या जुड़ेगा स्टूडेंट्स? एफ सी प्लस एफ एम वन, एक बार एफ सी प्लस एफ एम टू, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू चेक कर लेते हैं, एफ एम वन और एफ एम टू की वैल्यू हम लोग चेक कर लेते हैं। तो आपके पास एफ एम वन, सॉरी एफ एम वन का मान 10 किलो हर्ट्ज है, एफ एम टू 4 किलो हर्ट्ज है। तो इसका मतलब पहले आपके पास, सॉरी दिस इज एफ सी प्लस एफ एम टू, दिस इज एफ सी प्लस एफ एम वन। क्यों? क्योंकि एफ एम टू का मान 4 किलो हर्ट्ज है और एफ एम वन का मान 10 किलो हर्ट्ज है। तो यहां इसके दिस साइड भी हम लिख सकते हैं एफ सी माइनस एफ एम टू, एफ सी माइनस एफ एम वन। अब आपको पता है स्पेक्ट्रम वाइज, कल मैंने स्पेक्ट्रम बनाकर आपको बताया था कि एफ सी माइनस एफ एम वन, एफ सी प्लस एफ एम वन पर क्या स्पेक्ट्रम आ रहा था। तो ये वैल्यू देखो देखो देखो, वेट करो, ये वैल्यू ए सी ए एम वन बाई फोर थी, या ए सी म्यू वन बाई फोर। ए सी ए एम वन एफ सी प्लस एफ एम वन पर कहोगे तो मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाकर लिखूंगा। अदरवाइज मुझे लगता है कल वाले स्पेक्ट्रम को देखकर आइडिया लग रहा होगा, ए सी ए एम वन बाई फोर, ए सी ए एम वन बाई फोर। अगली वैल्यू एफ सी प्लस एफ एम टू पर, दिस वैल्यू इज नथिंग बट ए सी ए एम टू
बाई 4। इसी तरह FC माइनस FM2 पर सेम, दैट इज AC AM2 बाई 4। इसके बाद FC माइनस FM1 पर दिस इज AC AM1 बाई 4। अगर किसी को दिक्कत हो तो मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म लेकर बताऊं। FC का मान, एक बार मैं क्वेश्चन का डाटा थोड़ा सा लिख लेता हूं सो दैट आप लोगों को क्लियरिटी रहे। बाकी मुझे लगता है यहां तक शायद डाटाबेस सभी को प्रॉपर था और न्यूमेरिकल पार्ट्स में किसी को कोई इशू नहीं था, राइट। बहुत सिंपल सी बात थी। और जो लोग फोरियर के ट्रांसफॉर्म के वर्जन को देखना चाहते हो तो मैं उनको भी बता देता हूं। बट मुझे लगता है स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा बेटर था कि हम सीधे इस स्पेक्ट्रम को ड्रा करते, क्योंकि आप AM पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हो। AM पर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हो। और मैंने स्टूडेंट्स पहले भी आपसे बोला है, जितना आप कंटिन्यूएशन में रहोगे, एक साथ क्लासेस को खत्म करते हुए चलो, ताकि बाद में सब्जेक्ट्स को पेंडिंग वे में ना रखना पड़े कि बाद में फिर कभी उठाएं और फिर स्टार्ट करें, राइट। अभी जब पढ़ रहे हो तो कंटिन्यूएशन में सब्जेक्ट रिदम में खत्म हो जाता है। अब देखिए, मुझे लगता है आपको जो मैसेज सिग्नल दिया था m ऑफ t, इस पर ये लिखा था 5 cos 2 पाई इंटू 10 टू की पावर 4t प्लस AM2 का मान शायद 2 था, 2 cos 8 पाई इंटू 10 टू की पावर 3t। ये मैसेज सिग्नल था। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा था, AM1, ये वाला डाटा AM2 था, ठीक है जी। इसके बाद आप इस फ्रीक्वेंसी से पता कर रहे थे FM1। FM1 का मान कितना था, 2 पाई को हटा दीजिए, FM1 दिस इज 10 किलो हर्ट्ज। और यहां अगर आप 2 पाई को कॉमन लेंगे तो 4 इंटू 10 क्यूब, तो दिस बिकम्स, क्या मैं बोल सकता हूं इसको, 4 किलो हर्ट्ज। सभी को क्लियर होना चाहिए। और C ऑफ t क्वेश्चन में दिया था 20 cos 2 पाई इंटू 10 टू की पावर 60। तो CT में अगर कंपैरिजन करें तो दिस इज नथिंग बट AC की वैल्यू 20 और FC मेगाहर्ट्ज। क्या इस मेगाहर्ट्ज को 1000 किलोहर्ट्ज भी लिख सकते हैं? तो अपने आप ऑटोमेटिक स्पेक्ट्रम बनाते समय आपको याद आएगा स्टूडेंट्स, देखो मैंने FM2 का मान छोटा रखा है। FM2 कितना है, सॉरी दिस इज F2 नहीं, इसे FM2 बोल रहे हैं। ये जो FM2 है ये 4 किलोहर्ट्ज है, FM1 कितना है, 10 किलोहर्ट्ज। तो देखो अगर FM2 4 किलोहर्ट्ज है और FM1 10 किलोहर्ट्ज है, तो बताओ 10 किलोहर्ट्ज और 4 किलोहर्ट्ज में कौन सी वैल्यू, कौन सी फ्रीक्वेंसी बड़ी है, 10 किलोहर्ट्ज। तो जब 1000 में 4 जोड़ोगे, 1000 में 4 जोड़ोगे तो दिस बिकम्स 1004। जब 1000 में 10 जोड़ोगे सो दिस बिकम्स 1010। जब 1000 में 4 घटाओगे सो दिस बिकम्स 996। जब 1000 में 10 घटाओगे दिस बिकम्स 990, राइट। ये सब किलो हर्ट्ज में है, स्पेस नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा। यहां AC का मान था 20, AM1 का मान क्वेश्चन में दिया था 5, तो 20 गुणे 5, दिस इज 20 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, दिस बिकम्स 25, यू कैन चेक। और AC का मान था 20, AM2 का मान था 2/4, तो 40/4 का मतलब 10। इसका एम्पलीट्यूड छोटा आएगा AC AM2/4 का, और AC AM1/4 का एम्पलीट्यूड बड़ा आएगा। अब यहां भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो, राइट। स्टूडेंट्स मुझे नहीं लगता कि अब इसमें फोरियर निकालकर बाकी स्पेक्ट्रम बताऊं, इतने की आदत होनी चाहिए। अगर कल वाली क्लास करी है तो कल वाली क्लास में AC AM/4 आया था सिंगल टोन में, मल्टी टोन में 2 इंपल्सेस बढ़ जाएंगे। निगेटिव में भी स्पेक्ट्रम आएगा, बट निगेटिव स्पेक्ट्रम में मैं इंटरेस्टेड नहीं। मुझे लगता है
मुझे नेक्स्ट डाटा को यूज करना चाहिए। अब होप इतनी बात मेरी सभी को क्लियर है। परफेक्ट, सभी का सही है, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद इसी पर स्टूडेंट्स एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन था, एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, इसका आंसर आप ऑटोमेटिक दे सकते हैं। किसी को भी अगर स्पेक्ट्रम में डाउट हो स्टूडेंट्स तो फिर मैं फोरियर से बताऊं। एक बार रिप्लाई करें, कैन आई मूव अहेड? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं स्टूडेंट्स? अगर आप लोग कहेंगे वेट कराने को तो फिर मैं उसको फोरियर से भी बताऊं, अदरवाइज मुझे लगता है इतनी बात बहुत एलिमेंट्री है, राइट? अब देखिए, ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड। अब देखिए, अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें तो एक क्वेश्चन सिंक पर इस तरह से पूछा गया था। हालांकि सिंक पर मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, सिंक पर मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूं, और इस क्वेश्चन को आप रिप्लाई कर सकते हैं देखकर ही आंसर। आप इस क्वेश्चन का आंसर देखकर ही रिप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट? नो नीड टू टेक टेंशन, डायरेक्टली बाय लुकिंग दिस क्वेश्चन यू कैन गिव मी द रिप्लाई। देखो यहां इस प्रॉब्लम में बैंडविड्थ के, अच्छा एक मिनट, सॉरी, इसकी बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी? 2 इंटू हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी, राइट? 2 इंटू हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो आपको स्टूडेंट्स देखो, जब हम यहां पर बात करेंगे तो मैसेज सिग्नल पर कौन सी फ्रीक्वेंसी FM1 बड़ा था इससे, FM2 से? तो 2 गुणे 10, आंसर 20 किलोहर्ट्ज जाएगा। अदरवाइज इन दोनों का डिफरेंस कर लेना, यहां से यहां तक का डिफरेंस कर लेना। सो दिस शुड बी 110 माइनस 990, और आंसर्स किस में आएंगे? किलोहर्ट्ज। तो दिस शुड बी 20 किलोहर्ट्ज, ठीक है? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, अदरवाइज 2 गुणे, जिसने भी पूछा है बैंडविड्थ की वैल्यू, बैंडविड्थ इज नथिंग बट 2 इंटू FM1 और FM2 में मैसेज में कौन सी फ्रीक्वेंसी बड़ी है? FM1। तो 2 गुणे 10 किलोहर्ट्ज, दैट इज 20 किलोहर्ट्ज। तो ये एलिमेंट्री बात थी, राइट? इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी, इन्होंने बोला मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी 100, केवल साइड बैंड में ही तो पावर आ रही है। बताओ कैरियर में कहीं कोई पावर दिखा रहे हैं क्या? सेपरेट कैरियर की कोई पावर नहीं दिखा रहे स्टूडेंट्स, राइट? हम लोग कहां पावर दिखा रहे हैं? केवल साइड बैंड्स जी। अब देखो, यस, यहां पर अब अगर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करूं तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में इस समय अगर स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपके पास डाटाबेस इस तरह से है। सॉरी, इसका रिप्लाई मुझे लगता है सभी को बहुत जल्दी करना चाहिए। ये जो अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में बोला गया द मैसेज सिग्नल, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। द मैसेज सिग्नल m of t is equal to sync square 1000t, sync square 1000t modulates the carrier cos 2 pi fct to generate the signal s of t is equal to modulated signal, राइट? एक जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाएंगे वो बन रहा है mt इंटू ct, दैट इज cos
2 पाई FCT। फिर बोला गया है द बैंडविड्थ ऑफ S ऑफ T, फुल स्टॉप, द बैंडविड्थ ऑफ S ऑफ T इज, इसकी बैंडविड्थ हमको बतानी है। 4 ऑप्शंस आर देयर। ऑप्शन ए है 1 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन बी है 2 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन सी है 3 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन डी है 4 किलोहर्ट्ज। राइट, ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़, यस यस करेक्ट, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड, करेक्ट ओनली, राइट, वेरी गुड। और भी रिप्लाई करें बाकी लोग, आप लोग रिप्लाई करते रहा करो स्टूडेंट्स, रिप्लाई करते रहा करो, गलत सही कुछ भी, जल्दी जल्दी रिप्लाई करते जाएं। बाकी लोग भी रिप्लाई करते रहो, ठीक है, वेरी गुड ओनली, करेक्ट, बिल्कुल सही थिंक कर रहे हैं आप लोग। आंसर इज 2 किलोहर्ट्ज, राइट। दैट मींस आपको रिकॉल होगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में बोला गया, बिल्कुल घबराए नहीं, प्रॉब्लम में बोला गया, मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, एक मैसेज सिग्नल मींस m ऑफ t, मैसेज सिग्नल m ऑफ t का मतलब है सिंक स्क्वायर, m ऑफ t का मतलब है सिंक स्क्वायर 1000t, सिंक फंक्शन का स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब कैन आई से सिंक 2 टाइम्स है, सिंक 1000t इंटू अगेन सिंक 1000t। इसके बाद द मैसेज सिग्नल m ऑफ t इज सिंक स्क्वायर। फिर बोला मॉड्यूलेट्स द कैरियर सिग्नल में AC cos 2 पाई FCT पर cos 2 पाई FCT लिखा हुआ है। टू जनरेट द सिग्नल S ऑफ T इज इक्वल टू MT इंटू दिस। आप एक बात बताओ, मैसेज इंटू कैरियर किसका नोटेशन है? अगर कैरियर प्लस मैसेज इंटू कैरियर होता दैट मींस ये AM है, AM का मतलब कैरियर प्लस मैसेज इंटू कैरियर। बट अगर DSB SC की बात करें तो कैरियर शुड बी सप्रेस्ड और बचा केवल क्या, कैरियर इंटू मैसेज। तो आप देख सकते हैं मैसेज में अगर कैरियर का मल्टीप्लाई हो रहा है तो दिस इज नथिंग बट, ये कैसा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये एक ऐसा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है जो DSB का है। और DSB SC की बैंडविड्थ क्या होती है? DSB SC की बैंडविड्थ का फॉर्मूला था 2 इंटू जो भी हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू बन रही थी। बट यहां 2 फंक्शंस, 2 सिंक का आपस में मल्टीप्लाई है, राइट, यहां पर 2 सिंक का आपस में मल्टीप्लाई है। तो आप देखिए, मैंने आपको बताया था बैंडविड्थ का फॉर्मूला जब भी 2 फंक्शंस का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है टाइम डोमेन में, तो इसका मतलब है कन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, राइट, कन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। और तब हम बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या लगाते हैं? अगर सिग्नल पर मल्टीप्लिकेशन टर्म बन रही है देन अवर आंसर शुड बी 2 इंटू ट्वाइस ऑफ पहले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, जब भी फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो इनका एडिशन हो जाएगा, प्लस FM2, राइट, FM1 प्लस FM2 लेंगे। अब आप बताओ सिंक 1000T का मैंने आपको फोरियर रिप्रेजेंटेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्म बताया था। एक रेक्टेंगुलर पल्स आएगी और जो रेक्टेंगुलर पल्स आएगी वो कहां से कहां तक की होगी? 1000T का मतलब ये पल्स -500 से +500 होगी, वेरी गुड, -500 से +500, रिकॉल है सबको। इसी तरह एक अगली सिंक 1000T का फिर से आप फोरियर मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन बनाओ तो फिर से एक रेक्टेंगुलर पल्स, इस बार भी रेक्टेंगुलर पल्स 1000T है, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी प्लस 500 -T/2 से +T/2 होती थी, तो दिस इज 500, दिस इज -500। तो आप बोल सकते हैं जनरल वे में इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस तरह से बनाते थे
ओरिजिन के दिस साइड -500, दिस साइड +500 लाइक दिस। यहां भी ओरिजिन पर कि दिस साइड +500, दिस साइड -500। मैंने एक शॉर्टकट बताया था, क्योंकि सिंक अभी हम लोगों ने सिग्नल एंड सिस्टम नहीं पढ़ा, तो मैंने जस्ट आपको एक शॉर्टकट बोला था। जब भी फंक्शंस पर मैसेज सिग्नल पर मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म हो, तो टाइम डोमेन पर मल्टीप्लिकेशन होने का मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन होना। और कन्वोल्यूशन करते समय जब मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो एक ट्रायंगुलर फंक्शन बनेगा। 500 और 500 जुड़कर 1000 बन जाएंगे, लेकिन ग्राफ अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है कि ट्रायंगुलर बनेगा कैसे। इसलिए मैंने जनरल वे में एक शॉर्टकट बताया था, बैंडविड्थ बराबर ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को जोड़ दीजिए। सो यू ऑल हैव गिवन करेक्ट आंसर। 2 इंटू FM1 का मतलब 500, FM2 का मतलब 500, और हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन पर ग्राफ को देखा, चेक किया, दिस इज +500, दिस इज +500, तो दोनों को जोड़ दिया। सो दिस वैल्यू शुड बी 1000 इंटू 2, दैट इज 2000 हर्ट्ज। वेरी गुड, सभी का आंसर करेक्ट है, सभी का आंसर करेक्ट है, दैट इज 2 किलोहर्ट्ज। सो योर ऑप्शन शुड बी बी। एक क्वेश्चन इसी पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म पर अभी मैं और फ्रेम करूंगा, उससे पहले जस्ट कुछ बेसिक बात अपने माइंड पर लाते हैं। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सभी का करेक्ट है, करेक्ट ओनली करेक्ट। रिंकी चेक करिए, निधि मेरी बात क्लियर है? 1000 का मतलब रेक्टेंगुलर फंक्शन में 500 500 हो जाएगा, -t/2 से +t/2 बनता है। सिंक फंक्शन रेक्टेंगुलर बनता है, करेक्ट? ओके, चलिए अब देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं जनरेशन ऑफ DSB-SC की, मैं एक क्वेश्चन अभी इसके जस्ट बाद लूंगा, राइट? जनरेशन का टॉपिक स्टार्ट करने के बाद मैं क्वेश्चंस लूंगा। एक चीज ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जैसे अगर बात करें हम लोग अपने पर्टिकुलर कम्युनिकेशन डोमेन की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच पर तो ये डोमिनेंट अपना पूरा सब्जेक्ट ही है, बट इलेक्ट्रिकल पर मैंने बोला था जो कुछ पब्लिक सेक्टर है जहां ये स्पेशली आजकल, जैसे आप देखेंगे कंट्रोल सिस्टम, बहुत पहले कंट्रोल सिस्टम स्टूडेंट्स मार्केट में नहीं पूछा जाता था कभी इलेक्ट्रिकल के एग्जाम्स में, लेकिन अब कंट्रोल सिस्टम एग्जाम में पूछा जा रहा है। सिग्नल्स के कुछ कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और सिग्नल के कुछ कॉन्सेप्ट के साथ कम्युनिकेशन का थोड़ा ओवरव्यू आपके यहाँ पूछा जाएगा। दैट मीन्स आपको केवल और केवल एनालॉग कम्युनिकेशन पर थोड़ी डेप्थ बनाकर रखनी है, और ये इतना आसान है कि इससे आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। इसमें केवल और केवल बेसिक मैथ लगती है, बेसिक मैथ। सिग्नल अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत बेसिक मैथ लगती है, और हर जगह मैथमेटिकल कैलकुलेशन, दिमाग में हर चीज थ्रू आउट क्लियर रहती है। क्लियर? देखो यहां पर अगर आपसे बोला जाए कि आप जनरेशन करो DSB-SC की, इसके तुरंत बाद वो न्यूमेरिकल कराता हूं जिसकी मैं बात कर रहा था, दैट इज क्यूब फंक्शन। हाँ, इसके जस्ट बाद पहले मैं आपको जनरेशन ऑफ DSB-SC बता दूं। इसके कई मेथड्स होते हैं, नंबर ऑफ कई मेथड्स हैं, यहां पर जनरेशन के कई सारे मेथड्स हैं, जिसमें से हम केवल यहां पर 2 मेथड्स में इंटरेस्टेड है जो एग्जाम में समवॉट पूछे जा सकते हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स फॉर्म में तो कई पूछे जा सकते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट में 2 मेथड्स मेनली हमारे लिए बनते हैं यहां पर, एक रिंग मॉड्यूलेटर सर्किट, एक रिंग मॉड्यूलेटर सर्किट, और दूसरा बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर सर्किट। बैलेंस मॉड्यूलेटर बेसिकली AM वाला पोर्शन है, राइट? AM वाला पोर्शन है जिसको लेकर हम लोग यहां पर वर्किंग करते हैं। और एक चीज याद रखो, पढ़ते समय स्टूडेंट्स कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में थोड़ा सा कीन इंटरेस्ट जरूर बनाएं। कोई भी टॉपिक, अपनी टेक्निकल पढ़ाई की सबसे खास बात यह है कि इन टॉपिक्स को पढ़ने में इंटरेस्ट बना होता है, क्योंकि आगे जो भी वैल्यू आएगी उसका एक अपने आप ओपिनियन दिमाग में होता है। सो दैट्स व्हाई टेक्निकल पढ़ते समय सब्जेक्ट्स में एरिया ऑफ इंटरेस्ट जरूर क्रिएट करें, सो दैट आगे के टॉपिक्स आप बहुत प्रॉपर वे में कर पाए। देखो हेडिंग डाली है हमने, जनरेशन ऑफ DSB-SC सिग्नल। हेडिंग है हमारे पास जनरेशन ऑफ DSB-SC सिग्नल।
बेसिकली इसके हम दो मेथड यूज करते हैं, वन इज बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर सर्किट, बैलेंस मॉड्यूलेशन मेथड या बैलेंस मॉड्यूलेटर सर्किट। सेकंड, रिंग मॉड्यूलेटर सर्किट, रिंग मॉड्यूलेटर सर्किट। इसमें 4 डायोड्स लगते हैं, रिंग मॉड्यूलेटर सर्किट, ठीक है। इसमें डायोड की मैकेनिज्म आएगी रिंग मॉड्यूलेटर सर्किट में। रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनेगा जब डायोड ऑन होंगे, तो अपोजिट साइन पर 2 डायोड ऑन होंगे, फिर 2 डायोड ऑन होंगे, उसकी हेल्प से हम लोग रिंग मॉड्यूलेटर सर्किट पढ़ेंगे। रिंग मॉड्यूलेटर सर्किट इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिगर दे देता है, पूछ लेता है इस टेक्निक को विच ऑफ द फॉलोइंग में यूज करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में रिंग मॉड्यूलेटर यूज हो जाता है। बाकी बैलेंस मॉड्यूलेटर भी एग्जाम में फ्रेम आउट हो जाता है कई बार फिगर के साथ, न्यूमेरिकल्स में। अब मैं एक जनरल लाइन पहले लिखूंगा, एक पहले जनरल लाइन लिखूंगा, दैट इज एनी मॉड्यूलेटर विच जनरेट, एनी मॉड्यूलेटर, एक जनरल लाइन में लिख रहा हूं, इसको समझेंगे। एनी मॉड्यूलेटर, एनी मॉड्यूलेटर विच जनरेट, which generate, any modulator which generate DSB SC signal, double sideband suppressed carrier signal, any modulator, एक ऐसा मॉड्यूलेटर जो जनरेट कर रहा हो DSB SC, राइट, that is called as a product modulator, is also called, yeah, that is called, is also called product modulator, is also called product modulator, is also called product modulator। इस लाइन का मतलब समझना, इस लाइन का सिंपल मतलब ये है, अगर किसी मॉड्यूलेटर सर्किट की हम बात करें, एनी मॉड्यूलेटर जो जनरेट कर रहा है डीएसबी एससी, एनी मॉड्यूलेटर विच जनरेट डीएसबी एससी सिग्नल, एक ऐसा मॉड्यूलेटर सर्किट जो जनरेट कर रहा है क्या, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, तो उसको हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। क्यों प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर? देखिए, आपको पता है अगर एज ए इनपुट, अगर एज ए इनपुट आपने मैसेज सिग्नल लिया है, राइट, और यहां आपके पास एक मॉड्यूलेटर सर्किट है, ठीक है, और इस मॉड्यूलेटर सर्किट में प्रोडक्ट हो रहा है, नीचे से आपने कैरियर भेज रखा है सी ऑफ टी, अगर एम ऑफ टी और सी ऑफ टी का इसके अंदर प्रोडक्ट हो रहा है, तो आउटपुट पर जो वैल्यू आएगी दैट इज एस ऑफ टी इज नथिंग बट मैसेज इनटू कैरियर, दिस इज नथिंग बट मैसेज इनटू कैरियर, एम ऑफ टी इंटू सी ऑफ टी। तो आप ऑटोमेटिक, आपको पता है अगर मैसेज इनटू कैरियर केवल आ रहा है तो दिस इज व्हाट, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, जिसमें हमारे पास मैसेज इनटू कैरियर आ रहा है, प्लस कैरियर नहीं आ रहा। प्लस कैरियर आता तो वो एक एएम सिग्नल होता, गेटिंग? सो दैट्स व्हाई कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है, बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर सर्किट इज आल्सो कॉल्ड फॉर डीएसबी जनरेशन, आंसर इज प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। और रिंग मॉड्यूलेटर पर भी, रिंग मॉड्यूलेटर पर भी, सॉरी, बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर सर्किट पर जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, एमटी और सीटी का प्रोडक्ट आएगा, जिसकी वजह से बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर सर्किट को भी क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर सर्किट। या रिंग मॉड्यूलेटर से भी जब आप डिजाइनिंग करने के बाद आउटपुट निकालोगे तो क्या आएगा, मैसेज इनटू कैरियर, इसको भी क्या बोलते हैं, रिंग मॉड्यूलेटर सर्किट इज आल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर सर्किट फॉर डीएसबी एससी, राइट। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये लाइन मैंने लिखवाई है, कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाता है कि बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर सर्किट फॉर डीएसबी एससी इज आल्सो कॉल्ड एज, आंसर इज प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। रिंग मॉड्यूलेटर सर्किट फॉर डीएसबी एससी जनरेशन इज आल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। तो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का सिंपल सा मतलब है मैसेज और कैरियर के मल्टीप्लाई के फॉर्म पर जनरेशन कराना। तो हम जब जनरेशन कराते हैं तो जनरेशन के लिए जनरल ये दो मेथड है, राइट, और नॉर्मल वे में हम बात करें तो मैसेज और कैरियर का प्रोडक्ट ही हमें कराना है। तो जनरल वे में अगर बेसिक मॉड्यूलेटर सर्किट में इन दोनों का प्रोडक्ट करा दें तो हमारे पास क्या बनता है, मैसेज इनटू कैरियर। इसको
जनरली हम बैलेंस मॉड्यूलेटर सर्किट और रिंग मॉड्यूलेटर सर्किट से अचीव करते हैं। नॉन लीनियर स्क्वायर डिवाइस से भी हम लोग अचीव कर सकते हैं बैंड पास फिल्टर लगाकर, बट मैं यहां इंटरेस्टेड इन दोनों मेथड्स पर हूं। उसका भी मैं एक न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा, राइट? वो न्यूमेरिकल के फॉर्म में क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट गिव द हेडिंग बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर सर्किट। फर्स्ट गिव द हेडिंग बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर सर्किट। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालें बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर सर्किट। फर्स्ट हेडिंग डालिए बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर सर्किट। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ब्लॉक डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर सर्किट क्वेश्चन कराना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं थोड़ा जल्दी इसको कराऊंगा। बैलेंस मॉड्यूलेटर सर्किट, बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर सर्किट। यहां पर जब हम बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर सर्किट की बात करते हैं तो बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर सर्किट पर देखो ये बात दिमाग में रखना, अगर एएम क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, एफएम पढ़ते समय केवल और केवल मैं जस्ट कंपैरिजन करूंगा फ्रीक्वेंसी डेविएशन का, डेल्टा एफ का, राइट? और पूरे एफएम में कार्सन रूल लगाकर 2 इंटू कैसे हम लोग एफएम प्लस 1 बनाते हैं, डेल्टा एफ के साथ क्या रिलेशन होता है, एफएम तुरंत कंपेयर होते होते कंप्लीट हो जाएगा, राइट? तो बहुत आसान हो जाएगा। एएम एक बार ढंग से पढ़ने के बाद एफएम और पीएम पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। उसके साथ हमें सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर्स और पढ़ने, ताकि पूरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एक पार्ट ओवर हो जाए, सॉरी पूरे एनालॉग कम्युनिकेशन का एक पार्ट ओवर हो जाए, राइट? डिजिटल इज ए सेपरेट पार्ट, बट एनालॉग कम्युनिकेशन का जो सबसे आसान पार्ट है, मैं आपसे बेसिकली कहूं सबसे ज्यादा सिंपल पार्ट है, वो यहां तक है। उसके बाद मुझे सिग्नल के कुछ कॉन्सेप्ट लेने होंगे, दैट मींस सैंपलिंग थ्योरम के कुछ कॉन्सेप्ट्स लेने होंगे, तब मैं डिस्क्रीट पार्ट को स्टार्ट कर पाऊंगा, दैट इज डिजिटल कम्युनिकेशन, राइट? चलो अब देखो बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर सर्किट पर अगर मैं बात करूं बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर सर्किट की, तो बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर सर्किट पर, बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर सर्किट पर एएम के थ्रू, एएम की मदद से आप इसकी डिजाइनिंग कर रहे हो। किसकी मदद से? एएम की मदद से। मतलब एएम में जो आपने जनरेशन किया था, राइट, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर 2 बार यूज कर रहे हो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर 2 बार यूज कर रहे हो, थोड़ा सा हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हो आप। जैसे साइंटिस्ट ने बोला बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर सर्किट, फर्स्ट मेथड दैट इज बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर सर्किट। पहले आप इसका ब्लॉक डायग्राम जरा समझना। इस फिगर से आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। जी पहले लिसन करें आप, जस्ट 2 मिनट मुझे दें। देखो सबसे पहले आपके पास क्या हो रहा है, यहां पर आप हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर थोड़ा बढ़ेगी। देखो कैसे कैसे क्या क्या वर्क होगा। यहां पर एक मैसेज सिग्नल आप सबसे पहले ले रहे हो, और मैसेज सिग्नल जो ले रहे हैं दिस इज एम ऑफ टी, राइट? मैसेज सिग्नल 2 पार्ट्स में जा रहा है, मैसेज सिग्नल 2 पार्ट्स में जा रहा है। जो पहला पार्ट जा रहा है वो सीधा सीधा जा रहा है, और दूसरे पार्ट में हमने एक फेज शिफ्टर लगा रखा है। दूसरे पार्ट में हमने एक फेज शिफ्टर लगा रखा है। क्या लगा रखा है? फेज शिफ्टर। फेज शिफ्टर ऑफ 180 डिग्री, फेज शिफ्टर ऑफ 180 डिग्री, 180 डिग्री का फेज शिफ्टर लगा रखा है। अब देखो जरा, जो मैसेज सिग्नल है बेसिक साइनोसोडल मैसेज सिग्नल है, तो मैसेज सिग्नल यहां तो डायरेक्ट एम ऑफ टी पहुंचेगा। बट आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, जब स्टूडेंट्स हम 180 डिग्री का फेज शिफ्ट करा देंगे, तो क्या 180 डिग्री का फेज डिफरेंस का मतलब वैल्यू माइनस में आ जाना? कॉस या साइन पर 180 डिग्री का फेज डिफरेंस क्रिएट करने का मतलब सिग्नल पर वैल्यू बाय डिफॉल्ट एक माइनस साइन आ जाना। तो एम ऑफ टी की जगह नीचे आ तो यही मैसेज सिग्नल रहा है, बट कितने के साथ? 180 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ। तो 180 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ एम टी बन गया। अब हमने क्या किया, बहुत लॉजिकल सोचो। आपने यहां पर दो मॉड्यूलेटर सर्किट लिए। आपने पहला मॉड्यूलेटर सर्किट लिया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर एएम, एएम मॉड्यूलेटर सर्किट 1, एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सर्किट, एएम सर्किट 1, राइट? और ये जस्ट ब्लॉक डायग्राम है,
यहां भी एएम सर्किट 2 लेंगे, एएम सर्किट 2, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला सर्किट 2 लेंगे जनरेशन का, राइट। जैसे वहां एएम जनरेट करते थे उसका एक सर्किट और एक नीचे दूसरा सर्किट। अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पार्ट्स में यूज होंगे, राइट। अब क्या होगा, इससे जो आउटपुट आएगा, इससे जो आउटपुट आएगा, इस आउटपुट को मैंने, इस आउटपुट को मैंने नाम दिया S1 ऑफ टी। क्या नाम दिया? S1 ऑफ टी। और इस आउटपुट को मैंने नाम दिया S2 ऑफ टी। इन दोनों आउटपुट्स को मैं S1 ऑफ टी को मैं एज ए जोड़ते हुए लेकर आ रहा हूं, इसको प्लस करा रहा हूं, और S2 ऑफ टी को घटा रहा हूं, S2 ऑफ टी को माइनस करा रहा हूं। अब यहां जो आउटपुट आएगा इसी को हम कह रहे हैं S1T और S2T का डिफरेंस, दैट इज S ऑफ टी। तो S ऑफ टी की वैल्यू जो आएगी वो S1 और S2 का डिफरेंस होगी, S1 ऑफ टी माइनस S2 ऑफ टी। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो एएम सर्किट्स हैं इन दोनों पर, इन दोनों पर कैरियर की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब आपको यहां पर एक लोकल ऑसिलेटर यूज करना होगा, राइट। दिस इज लोकल ऑसिलेटर, एक लोकल ऑसिलेटर है अपने पास, और इस लोकल ऑसिलेटर से हम कैरियर जनरेट करेंगे और कैरियर सिग्नल यहां भी मल्टीप्लाई कराएंगे और कैरियर सिग्नल इस एएम पर भी मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि एएम सर्किट के अंदर आपको कैरियर सिग्नल चाहिए, यहां भी कैरियर सिग्नल चाहिए। मैंने जस्ट मान लिया ए कॉस 2 पाई एफसीटी एक सिग्नल, जानबूझकर मैंने ए कॉस 2 पाई एफसीटी माना है। लिसन केयरफुली, मैंने जानबूझकर ए माना है ना कि एसी। मैंने इसको क्या माना है, ए कॉस 2 पाई एफसीटी, क्योंकि जो मुझे फाइनली जनरेट करना है उसमें मेरी कोशिश है एसी लाने की, राइट। क्योंकि ये तो पूरा एक इंप्लीमेंटेशन है। इस इंप्लीमेंटेशन के बाद मैं ये चाहूंगा कि मेरे पास जो मैसेज था वो इस पूरे सर्किट के बाद जो आउटपुट पर बनेगा वो मैसेज इनटू कैरियर होना चाहिए, राइट। मैसेज इनटू कैरियर के फॉर्म में होना चाहिए। हमने यहां हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रखी है, देखो। एक तो फेज शिफ्टर सर्किट चाहिए 180 डिग्री का, फिर एएम सर्किट का मॉड्यूलेटर सर्किट चाहिए, एएम सर्किट 1, एएम सर्किट 2। इसके अलावा फिर यहां हमारे पास इस सिग्नल को ऐड करा रहे हैं और इसको माइनस करा रहे हैं, दैट मींस इन दोनों का डिफरेंस करने वाला चाहिए, एक्सेप्टेड। तो यहां जो S ऑफ टी आएगा वो आएगा S1T माइनस S2T। पहले आप इस डायग्राम को बना लीजिए, फिर एक एक करके मैं 3 स्टेप में इसको कंप्लीट करता हूं, थोड़ा जल्दी बनाएं। फर्स्ट यू हैव टू मेक दिस डायग्राम। एएम मॉड्यूलेटर सर्किट 1 है, एएम पर मॉड्यूलेटर जो था, एएम मॉड्यूलेटर सर्किट 1, एएम मॉड्यूलेटर सर्किट 2, राइट। ये मॉड्यूलेटर है जो जनरेट कराते थे जैसे एएम में, तो वैसे ही यहां मॉड्यूलेटर सर्किट ले रखा है। एएम का मॉड्यूलेटर एक ऊपर ले रखा है, एक नीचे ले रखा है, और कैरियर दोनों पर अप्लाई कर रखा है। जैसे मैसेज को हमने 2 पार्ट्स में दे रखा है, दिस साइड भी और दिस साइड भी, बट इस साइड वाले मैसेज पर फेज शिफ्टर लगाया है कितने का, 180 डिग्री का। फेज शिफ्टर लगाया है कितने का, 180 डिग्री का, ताकि मैसेज पर लास्ट में मैं स्पेक्ट्रम बनवाऊंगा जब रिंग मॉड्यूलेटर पढ़ा दूंगा, राइट। तो वहां से आपको ग्राफिकल एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगी। एक बार पहले इसको बना लीजिए, पहले एक बार इसको कंप्लीट वे में बना लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। एक बार कंप्लीट वे में इसको बना लीजिए, थोड़ा जल्दी बनाएं लेकिन थोड़ा फास्ट। हो गया सर, ओके। अगर हो गया स्टूडेंट्स तो फिर आगे हम लोग कैरी करते हैं इसको। यस, अगर हो गया है तो मैं इसको आगे कैरी करना चाहूंगा। प्लीज टेक प्रिकॉशन, यहां ए लिखना है स्टूडेंट्स, डोंट राइट एसी, यहां ए लिखना, क्योंकि लास्ट में के भी आएगा तो हम एसी के टर्म्स पर उसको बनाएंगे, ठीक है। दिस इज बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर सर्किट। इसके बाद पढ़ेंगे रिंग मॉड्यूलेटर, बट उससे पहले एक दो अच्छे न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा आपको।
राइट, मुझे लगता है यहां तक सभी ने कंप्लीट कर लिया है जी। अब देखो, अगर यहां तक सभी का कंप्लीट हो गया है अप टू दिस, अगर यहां तक सभी का कंप्लीट हो गया है तो मैं इसको हटाना चाहूंगा। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्योंकि यहां जगह नहीं है इसलिए ऐसा कर रहा हूं मैं। आपको सबसे पहले एक बात क्लियर हुई होगी, सबसे फर्स्ट टर्म आपको अभी तक ये क्लियर हुआ। और याद रखना, सबसे खास बात है सब्जेक्ट की, कहीं पर कोई भी डायग्राम बनाने को नहीं आता, जो दिया होता है उस पर नाम पूछ लेता है, उस पर क्वेश्चन दे देता है। तो इसलिए आपको इस सब्जेक्ट में केवल थोड़ी इंफॉर्मेशन पर भी क्वेश्चंस कवरिंग हो जाती है स्टूडेंट्स, थोड़ी इंफॉर्मेशन पर भी क्वेश्चन कवरिंग हो जाती है। और एक बात का आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखें स्टूडेंट्स, वैकेंसीज आर श्रिंकिंग डे बाय डे, वैकेंसीज डे बाय डे श्रिंक कर रही हैं। आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी नोटिफिकेशंस उठाएंगे, इवन इंडिया की जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है यूपीएससी, एग्जाम्स कराने वाली जो सबसे बड़ी कमेटी है यूपीएससी, वो भी अपनी वैकेंसीज पर कटिंग करना स्टार्ट कर चुकी है। इस गवर्नमेंट पर वैकेंसीज बहुत ज्यादा श्रिंक कर रही है स्टूडेंट्स। देयर मोटो इज टू सेव द मनी, राइट। वो चाह रहे हैं कि मनी को सेव किया जाए किसी इस तरह से कि ज्यादा जितने भी विलेजेस हैं वहां पर उस मनी को यूटिलाइज किया जा सके, सो दैट आप इस समय ये मानकर चलें इस गवर्नमेंट पर वैकेंसीज डे बाय डे श्रिंक कर रही है, तो आपको अपनी विड्थ थोड़ा बढ़ाकर चलनी होगी, राइट। विड्थ थोड़ा अच्छी लेकर चलिए, केवल ऐसा नहीं कि एक एक दो दो सब्जेक्ट तीन तीन सब्जेक्ट बोले बस हो गया। आपको सब्जेक्ट्स पर विड्थ थोड़ी बनानी होगी, राइट। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बट एटलीस्ट जितना चाहिए उतना पढ़कर चले। दूसरा, नोट्स पर कोशिश करिए, कोई भी सब्जेक्ट का जो आप नोट्स बना रहे हैं उसके साथ ही कोई कॉपी ऐसी रखें जिस पर सारे क्वेश्चंस उस सब्जेक्ट के हों, या फिर जैसे कम्युनिकेशन पर मैंने सोचा है कि मैं सारे क्वेश्चंस क्लास में ही करा दूं आपके, राइट, ताकि आपको क्लास नोट्स के बाद इसको कहीं उठाना ना पड़े। जब भी पेपर देना है केवल नोट्स को एक बार देखा, लास्ट में 4 पेज में इसमें इसकी समरी भी बनवा दूंगा मैं, राइट। जब एनालॉग खत्म करूंगा तो एनालॉग कम्युनिकेशन की पूरी समरी, जब डिजिटल खत्म करूंगा तो डिजिटल कम्युनिकेशन की पूरी समरी, राइट। सो दैट आपके पास सब कुछ 3 से 4 पेज में कंप्लीट हो और पूरे नोट्स को, सारे क्वेश्चंस को आपको अलग अलग ढूंढना ना पड़े, एक साथ आपने देख लिया, वो बेटर रहेगा आपके लिए, राइट। चलिए मेरी बात को जरा समझना, मैंने ये बोला जैसे यहां पर मैसेज गया, मैसेज सिग्नल ऊपर एक एएम मॉड्यूलेटर पर गया, अरे अब फिर से मत बनाओ, एएम मॉड्यूलेटर पर गया ये, ठीक है, एएम मॉड्यूलेटर पर गया, एएम मॉड्यूलेटर 1 है ये। नीचे वाला जो मैसेज था ये एएम मॉड्यूलेटर 2 पर गया, ठीक है। लेकिन जब यहां गया तो एक 180 डिग्री का फेस शिफ्टर था, एक 180 डिग्री का फेस शिफ्टर था, राइट। तो ये भी एक एएम मॉड्यूलेटर है, बट ये एएम मॉड्यूलेटर दूसरा हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का जो आउटपुट बन रहा है, पहले वाले का आउटपुट S1T बन रहा है, दूसरे का S2T बन रहा है, राइट। मैं अगर आपसे पूछूं, अब आप नीचे लिखना स्टार्ट करेंगे यहां से कि आपके पास S1T का मान या S2T का मान क्या है। तो एक बात सोचिए, अगर S1 ऑफ T की बात की जाए तो क्या ये S1 ऑफ T एएम मॉड्यूलेटर से बनने वाला सिग्नल है, और एएम मॉड्यूलेटर से बनने वाले सिग्नल का मतलब क्या होगा। क्या हम कह सकते हैं, ये भी क्लियर होना चाहिए कि यहां दोनों में एक कैरियर सिग्नल का भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, दोनों में एक कैरियर सिग्नल का भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा। दिस इज नथिंग बट कैरियर, ए कॉस 2 पाई एफसीटी। छोटा इसलिए बनाया है क्योंकि आप पूरा कंप्लीट फिगर बना चुके हैं। तो देखिए एएम मॉड्यूलेटर पर आई कैन से एक कैरियर, कैरियर का मतलब एसी कॉस 2 पाई एफसीटी प्लस, याद करो एएम जब जनरेट करते थे तो कैरियर मल्टीप्लाई कराते समय
एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी के एम ऑफ टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी, यही तो आता था, राइट। तो ए स्टैंडर्ड एएम सिग्नल का जो आउटपुट आता था, क्या वही आपके पास S1 ऑफ टी हो जाएगा? तो आपने S1 ऑफ टी लिख लिया। इसके ठीक नीचे अब आप S2 ऑफ टी को लिखना चाहते हो। अगर आप S2 ऑफ टी को लिखोगे, ध्यान से सुनना, मैं कोई थ्योरी नहीं लिख पाऊंगा, राइट, सीधे ये बात यहीं से समझ जाओगे। S2 ऑफ टी का मतलब S2 ऑफ टी भी एक एएम मॉड्यूलेटर का आउटपुट है। अगर एएम का आउटपुट है, ध्यान से सुनना, मैसेज जो आ रहा होगा यहां, जब उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्टर लगा, तो क्या वो मैसेज माइनस में बन गया? अगर ये माइनस में बन गया, आगे आएंगे हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म 90 डिग्री वाला फेज शिफ्ट, वो भी अभी पढ़ेंगे। अभी जस्ट बात कर रहे हैं 180 डिग्री फेज शिफ्ट, तो मैसेज का क्या हो गया? माइनस हो गया, राइट। कॉस या साइन पर 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ मैसेज सिग्नल क्या हो जाएगा? माइनस। बेसिक साइनोसोडल सिग्नल के लिए ही अभी बात कर रहे हैं। तो माइनस का मैसेज अगर आया, तो एएम मॉड्यूलेटर से पास होने के बाद कैन आई से दिस इज एसी, राइट, cos 2 पाई एफ सी टी स्टैंडर्ड फॉर्म, प्लस अभी लिखना नहीं, अभी मैं करेक्शन करूंगा, AC cos 2 पाई एफ सी टी। अब बताओ, होना चाहिए था प्लस AC के ए एम ऑफ टी cos 2 पाई एफ सी टी, लेकिन आपको पता है इस बार मैसेज माइनस का है, तो क्या यहां हम बोल सकते हैं कि दिस टाइम माइनस आएगा? दूसरी बात, कैरियर सिग्नल पर मैंने ए लिया है, ना कि एसी। क्या लिया है? ए। तो इसका मतलब यहां भी ए होना चाहिए, यहां भी ए होना चाहिए, राइट, यहां भी ए होना चाहिए, यहां भी ए होना चाहिए। अब आप बोल सकते हैं कि मैं इसको लिख सकता हूं, राइट। मैंने क्या करेक्शन कर दिए? कैरियर के एम्पलीट्यूड को मैंने ए मान लिया, कैरियर के एम्पलीट्यूड को ए मान लिया, राइट। यहां भी ए, राइट। माइनस बीच में साइन क्यों आया? क्योंकि स्टूडेंट जब आप S2 ऑफ टी लिखोगे तो मैसेज सिग्नल माइनस का था, तो माइनस की वजह से यहां बाहर माइनस साइन आ गया, एक्सेप्टेड। अब मैंने जस्ट ये बोला कि आप इस फिगर पे विद द हेल्प ऑफ, आप यहां सब्ट्रैक्शन कराओगे, पहले से दूसरे का सब्ट्रैक्शन कराओगे। तो आपने सिंबल पर दिखा दिया, ऊपर वाले सिग्नल को जुड़ता हुआ, नीचे वाले सिग्नल को सब्ट्रैक्ट होता हुआ। आगे मैं आपको जब ऑप एम्प पढ़ाऊंगा तो ऑप एम्प एज ए सब्ट्रैक्टर आप पढ़ोगे, राइट। एक बात और स्टूडेंट्स, आज से हमारी कोशिश रहेगी, आप लोगों के डिजिटल के लेक्चर्स या माइक्रो प्रोसेसर के लेक्चर्स में स्टार्ट कर दूंगा, राइट। आप लोगों के ऑनलाइन पर हम लोग डायरेक्ट वो लेक्चर्स अभी डालते जाएंगे, डिजिटल और माइक्रो प्रोसेसर के, ताकि वो सब्जेक्ट्स भी आप लोग पढ़ते जाएं। एनालॉग के भी लेक्चर्स आप लोगों ने पहले भी देख रखे होंगे कुछ, और कुछ लेक्चर्स मैं एनालॉग के यहां से डालना स्टार्ट कर दूंगा। तो जो आप लोगों के पास टाइम है आफ्टरनून का, अगर खाली बचता है तो आप उसको देख सकते हैं, नहीं बचता तो जब आपके पास टाइम खाली होगा तब देखेंगे। अभी टेंशन नहीं लेंगे कि सर एक साथ कितना पढ़ेंगे, राइट, इत्मीनान से आराम से टाइम लेते हुए। अब देखो, यहां पर अगर मैं S ऑफ टी की बात करूं, S ऑफ टी की बात करें, तो इस S ऑफ टी का मतलब है, इस S ऑफ टी का मतलब है जी स्टूडेंट्स, यहां से आने वाला सिग्नल S1T और इधर से आने वाले सिग्नल को घटा रहे हैं, तो माइनस S2 ऑफ टी। तो स्टूडेंट ध्यान देना, ये दोनों S1 वाला सिग्नल भी क्या था? एएम सिग्नल था। S2 वाला सिग्नल भी क्या था? एएम सिग्नल था। दो एएम सिग्नल की मदद से हमने एक डीएसबी सिग्नल जनरेट किया। कैसे? देखो, हमने बोला S ऑफ, नाउ सी, S ऑफ डीएसबी ऑफ टी। अगर मैं सफिक्स में डीएसबी लिख रहा हूं, इसका मतलब डबल साइड बैंड सिग्नल की बात कर रहा हूं, सप्रेस्ड है कैरियर। तो देखिए, नाउ दिस शुड बी S1 ऑफ टी माइनस S2 ऑफ टी। नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूं तो कैन आई राइट ए, आप लोग लिखते चलें, ए कॉस, क्योंकि मुझे अभी न्यूमेरिकल कराना है, राइट, तो आप लोग थोड़ा सा इसको लिख लें,
बेटर रहेगा कि हम लोग न्यूमेरिकल में टाइम लेंगे। a cos 2 पाई fct प्लस a ka m of t cos 2 पाई fct। नीचे वाले को घटाना है तो यहां माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, तो माइनस, या फिर मैं माइनस लगाकर ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं, माइनस a जी cos 2 पाई fct, और माइनस माइनस, चलो अभी ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं तो माइनस ही लिखते हैं, सॉरी, माइनस a ka m of t cos 2 पाई fct, cos 2 पाई fct। अब मुझे एक बात बताओ, क्या स्टूडेंट हम बोल सकते हैं दोनों में जो एक्स्ट्रा कैरियर आ रहा था, दिस कैरियर सिग्नल एंड दिस, क्या ये दोनों वैल्यू आपस में घटते समय कैंसिल हो जाएंगे? दूसरी बात, ये वाला जो पार्ट है और अंदर जब माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस में आ जाएगा। सो दिस वैल्यू शुड बी, कैन वी राइट एस ऑफ डीएसबी, सिग्नल का मान डीएसबी के लिए, राइट? हम कह सकते हैं 2 टाइम्स हो गया। सो दिस वैल्यू शुड बी 2 इंटू ए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 इंटू ए के ए, फिर था m ऑफ टी, समझ रहे होंगे सभी, माइनस माइनस प्लस हो चुका है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, सॉरी, दिस इज m ऑफ टी एंड cos 2 पाई fct। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो अपने पास बना वो ये बना है दिस, आप ये चाहते हो कि इसमें से ये जो 2 इंटू ए इंटू के बन रहा है, इस पूरे को सेलेक्ट कर लिया जाए एज ए एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर, इस पूरे को एसी बनाए हम, राइट? इस पूरे को हम एसी के फॉर्म में बनाए, तब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिखेगा। तो मैं इस वैल्यू को ऊपर लिख रहा हूं समझाने के लिए, आप समझकर बताना। अच्छा, अब तो डायग्राम ऊपर वाला पहले से फिनिश था, हाँ, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए फिर से बनाया था, नॉट एन इशू। ऊपर वाला डायग्राम आपको फिर से नहीं बनाना था स्टूडेंट्स? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? वॉइस ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो, अगर अब हम लोग ऊपर वाले पार्ट को अगर मैं हटा दूं तो यहां से अब ये क्लियरिटी आएगी आपको। जस्ट देखना, अभी हमारे पास जो सिग्नल बना, ये सिग्नल अगर स्टैंडर्ड वैल्यू के फॉर्मेट में बनाया जाए, अब मैं बोल सकता हूं इसको, जस्ट मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एस ऑफ डीएसबी टाइम डोमेन में लिख रहे हैं हम, जो अपने पास वैल्यू थी, दिस इज नथिंग बट 2a इंटू के एम ऑफ टी कॉस 2 पाई fct आया। तो आप इसको जिस फॉर्मेट में बनाना चाहते हो उसमें आपकी नीड ये है कि ये जो डाटा है 2a इंटू के एसी बराबर हम क्या बनाए, 2a इंटू के। अगर हम लोग इस वैल्यू को एसी एम ऑफ टी कॉस 2 पाई fct बनाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं एक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर का सिलेक्शन क्या हो, 2 इंटू ए इंटू के। अब इस वैल्यू को इस फॉर्मेट में अगर बना लेते हैं हम, तो इसका मतलब एस ऑफ डीएसबी कितना हो जाएगा टाइम डोमेन में, ये पूरा एसी के इक्वल हो जाएगा, तो एसी एम ऑफ टी इंटू कॉस 2 पाई fct। सो दिस शुड बी द स्टैंडर्ड वैल्यू। और आपको पता है एसी
cos 2 pi fct, ये वैल्यू c ऑफ t की तरह यूज होगी एंड दिस इज m ऑफ t। mt इंटू ct का प्रोडक्ट आएगा। क्या आएगा? mt इंटू ct का प्रोडक्ट। इसीलिए हम बोलते हैं बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर सर्किट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। क्यों? क्योंकि इसने फाइनली हमारे पास क्या बना दिया, c ऑफ t इंटू m ऑफ t का फॉर्मेट। लेकिन इस फॉर्मेट को बनाते समय हमारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि एक्चुअल में हम लास्ट में चाहते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास एसी बने, तो डिजाइनर को हम सेटिस्फाई करवाएंगे कि एसी का मान इस तरह से सेलेक्ट हमें करना है कि 2a के वैल्यू बने। अदरवाइज स्टार्टिंग पर जो ए ले रहे थे उस ए का मान AC अपॉन 2 इंटू के बने, राइट? इस तरह से हमें सिलेक्शन करना है, राइट? अगर ऐसा सिलेक्शन करेंगे तो एग्जैक्ट हमें सेम फॉर्मेट पर वैल्यू मिल जाएगी। एक्सेप्टेड? तो दिस इज नथिंग बट बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर सर्किट मेथड। मैंने प्योरली इसको न्यूमेरिकल फॉर्म से आपको बता दिया है, राइट? अपने पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आना चाहिए था CT इंटू MT तक एज इट इज आ जाएगा, बशर्ते आपको सिलेक्शन क्या करना है, आपको क्लियर होना चाहिए AC का मान 2 इंटू A इंटू K के फॉर्म में आना चाहिए, राइट? तब हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू CT इंटू MT के फॉर्म में बनेगी। बुक में DSB साइड में लिखा नहीं मिलता है, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए लिखा है। एक्सेप्टेड? अब स्टूडेंट्स एक अच्छे से न्यूमेरिकल के साथ, हालांकि ये न्यूमेरिकल आपसे बन जाना चाहिए, बट फिर भी इस न्यूमेरिकल, वैसे एक अच्छा न्यूमेरिकल इसके बाद हाई पास फिल्टर का है, तो अभी पहले मैं एक सिंपल न्यूमेरिकल लेता हूं, उसके बाद हाई पास फिल्टर वाले क्वेश्चन को भी मैं लेता हूं, राइट? तो 2 क्वेश्चंस मैंने यहां सेलेक्ट किए हैं जो आपको मुझे कराने हैं। मुझे लगता है यहां तक सबने लिख लिया होगा। अगर लिख लिया है स्टूडेंट्स तो एक बार यस कर दें। बैलेंस मॉड्यूलेटर बिल्कुल एक ऐसा सर्किट है जिसमें हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी है। क्यों? क्योंकि आपको लेना पड़ रहा है पहले एक फेज शिफ्टर, फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सर्किट, एक ऊपर भी एक नीचे भी, मॉड्यूलेटर 1 सर्किट, मॉड्यूलेटर 2 है, दोनों एक ही सर्किट, बट एक सर्किट ऊपर भी लेना है, एक नीचे भी लेना है, और कैरियर का मल्टीप्लाई दोनों में कराना है, राइट? फिर बाद में आपको पहले सिग्नल से दूसरे सिग्नल को सब्ट्रैक्ट कराना है, तो हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा होती है, राइट? तो जनरली हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के फॉर्म में यूज करना प्रेफर करते हैं CT इंटू MT। बट अगर रिक्वायरमेंट ऑफ सर्किट्स की बात की जाए कि जनरेशन करना है, तो जनरेशन के फिनोमेना पर ये मेथड एज ए बैलेंस मॉड्यूलेटर वेल नोन होता है, जिसमें फाइनल स्टेप में हमारे पास CT इंटू MT के फॉर्म में ही आउटपुट आता है। नाउ मुझे लगता है यहां तक सभी ने लिख लिया होगा। यस, ओके ओके, कंप्लीट है सभी का? हाँ, लास्ट लाइन एक बार फिर से सुन लो। मैंने ये बोला, यहां तक तो क्लियर है? ये नीचे वाली लाइन को ही मैंने ऊपर लिखा है, ये नीचे वाली लाइन ही ऊपर लिखी है। इसमें आ रहा था 2a k mt cos 2 pi fct, बट अपने को क्या चाहिए था? हमारा मोटो था कैरियर इनटू मैसेज। तो कैरियर की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? AC cos 2 pi fct। तो मैं उस फॉर्मेट में वैल्यू बनाना चाहता हूं, मुझे अंदर वाली वैल्यू से मतलब नहीं है, फाइनल जो आउटपुट बनना चाहिए वो AC के फॉर्म में बनना चाहिए। तो आप देख रहे हैं AC के अलावा यहां ये 3 टर्म दिख रहे हैं, एक 2, एक कैपिटल A, एक K। तो स्टूडेंट्स अगर इस पूरी वैल्यू को AC के बराबर बना लिया जाए, तो अगर इस पूरी वैल्यू को AC के बराबर बना लिया जाए तो इस पूरे को हटाकर AC लिख दिया, MT cos 2 pi fct। अब AC cos 2 pi fct का मतलब कैरियर इनटू मैसेज, राइट? तो अगर डिजाइनर एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर का सिलेक्शन 2 इंटू A इंटू K जैसा कर ले, तो अपने पास ऑटोमेटिक CT इंटू MT की फॉर्मेट बन जाए, राइट? कई बार ऐसा हो सकता है कि डिजाइनर कोई न्यूमेरिकल दे और उस न्यूमेरिकल में आपको ऐसा सिलेक्शन करना पड़े, इसलिए मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि AC बराबर 2 इंटू A इंटू K बनेगा, राइट? चलिए, कई बार डायग्राम देकर भी क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि अभी तक फ्रेम आउट नहीं है, हिल्बर्ट पर जरूर है, वो आगे आएगा, लेकिन वक्त का कुछ नहीं पता,
तब कौन सा क्वेश्चन फ्रेम हो जाए। अब देखिए, जनरेशन के और भी मेथड हो सकते हैं, राइट। रिंग मॉड्यूलेटर तो अभी मैं पढ़ाऊंगा ही, और भी मेथड हो सकते हैं जिसमें स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि न्यूमेरिकल में एग्जामिनर ने जस्ट बोला एक अच्छा न्यूमेरिकल बनाया था, और जितने भी गेट क्वेश्चंस हैं थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस तो होते हैं, बट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर करते हैं। और आप लोगों को पुराने याद रखिएगा, गेट 2005 तक के क्वेश्चंस कवर करके चलने हैं, गेट 2005 तक, तो उसके बाद के कवर करने की जरूरत नहीं है, बट गेट 2005 तक के क्वेश्चंस आपके कवर होने चाहिए। इसके अलावा आईएएस पर, इंजीनियरिंग सर्विसेज पर 2005-6 तक के भी, राइट, या 2010 तक के कर लेंगे तो और अच्छा है, बट 2005 तक के तो कम से कम कवर करके चलें। गेट के 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको कवर नहीं करना। गेट के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत लंबे होते हैं, अननेसेसरी टाइम टेकिंग ज्यादा होते हैं, और वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। लिंक्ड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। चलिए, अब देखो, एक क्वेश्चन है, दिस इज ए DSB SC, a DSB SC signal is to be, DSB SC signal is to be generated, ये क्वेश्चन लिख लें सभी लोग, is to be generated with a carrier frequency FC, with a carrier frequency FC, with a carrier frequency FC is equal to 1 मेगाहर्ट्ज। कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है एफसी? 1 मेगाहर्ट्ज। यूजिंग ए नॉन लीनियर डिवाइस, यूजिंग ए नॉन लीनियर डिवाइस, यूजिंग ए नॉन लीनियर डिवाइस। लैंग्वेज से बिल्कुल मत घबराना, आसानी से कर लोगे। विद द इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, विद द input and output, with the input and output characteristics, with the input and output characteristics, V naught is equal to, ऐसा दिया हुआ था, V naught is equal to A naught V1 plus A1 V1 क्यूब। यहां क्यूब लगा हुआ है, पावर में 3 है। इसके बाद हाँ विजिबिलिटी है आपको। वेयर A नॉट एंड A1 आर द कॉन्स्टेंट्स। लैंग्वेज थोड़ा लंबी है, बाकी क्वेश्चन आसान है। वेयर A नॉट एंड A1, वेयर A नॉट एंड A1 आर सॉरी कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। फिर बोला गया द आउटपुट ऑफ द नॉन लीनियर डिवाइसेस, द आउटपुट ऑफ द नॉन लीनियर डिवाइसेस, the output of the non-linear devices can be filtered by an, can be filtered अभी लैंग्वेज में पढ़कर समझाऊंगा। can be filtered by an appropriate बैंड पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, फुल स्टॉप। let V1 is equal to m of t plus, बस लास्ट लाइन है, m of t plus cos 2 pi fct, ये V1 दिया है। वेयर mt इज द मैसेज सिग्नल, पहले क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग पूरा। वेयर m of t इज द मैसेज सिग्नल
is the message signal. Then the value of f1, then the value of f1, then the value of f1 in megahertz is, then the value of f1 in megahertz is, ऑप्शन ए था 1.0, ऑप्शन बी है 0.33, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी है 0.5, ऑप्शन डी है 3.0। पहले मैं एक बार क्वेश्चन को लिख लो, अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैं आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड कराता हूं। पहले क्वेश्चन को आप लिख लो, इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन लेता हूं, राइट, जिस क्वेश्चन को आज मुझे कराना था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, बस धीमे धीमे थोड़ा सा टाइम देना है इसमें। मैं बता दूं, जस्ट लिख लिया आप लोगों ने, राइट जी। देखिए इस बार क्या हुआ, मैंने आपसे कहा था अभी कि डीएसबी एससी जनरेट करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं, राइट। तो डीएसबी एससी सिग्नल को जनरेट कर रहे हैं, क्या बोला है, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल को हमें जनरेट करना है, बनाना है। कितने का बनाना है, जिसकी कैरियर आवृत्ति 1 मेगाहर्ट्ज होनी चाहिए। हमें एक ऐसा बनाना है डीएसबी एससी सिग्नल जिसमें जो कैरियर फ्रीक्वेंसी हो, कैरियर की आवृत्ति हो, वो कितनी हो, 1 मेगाहर्ट्ज। और किसकी मदद से बनाना है, एक नॉन लीनियर डिवाइस की मदद से बनाना है, जो कि इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक वी नॉट बराबर दिस बनाता है। आप याद करो, स्क्वायर लॉ डिमॉड्यूलेटर पढ़ते थे हम लोग, वैसे ही एक डिमॉड्यूलेटर सर्किट यहां पर भी डिजाइन हो सकता है। और ये जो डिजाइन हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज समझाने के लिए बता देता हूं, ताकि आप लोगों को एक आइडिया लगना स्टार्ट हो जाए। स्टूडेंट्स, आपके पास बोला गया कि एक सपोज कोई इनपुट V1 है, और ये जो इनपुट V1 है ये जा रहा है नॉन लीनियर, ये जा रहा है नॉन लीनियर स्क्वायर, नॉन लीनियर, सॉरी नॉट स्क्वायर, इस बार नॉन लीनियर डिवाइस जस्ट बोला है, नॉन लीनियर डिवाइस। और नॉन लीनियर डिवाइस पर जो कैरेक्टरिस्टिक आ रही है वो ये आ रही है, कैरेक्टरिस्टिक का आउटपुट आ रहा है V नॉट बराबर, नॉन लीनियर डिवाइस का जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, V नॉट बराबर। इस तरह का आउटपुट हमें नहीं पता, ये एग्जामिनर ने दिया है, राइट। तो दिस V नॉट वैल्यू शुड बी A नॉट V1 प्लस A नॉट V1 प्लस A1 V1 का क्यूब, A1 V1 का क्यूब। अब इसने बोला यहां A नॉट और A1, ये जो A नॉट है और ये जो A1 है ये कांस्टेंट है। सबसे पहले इसने बोला कि आप एक डीएसबी एससी सिग्नल जनरेट करना चाहते हो जिसकी आवृत्ति कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 1 मेगाहर्ट्ज, और इसको एक नॉन लीनियर डिवाइस की मदद से जनरेट कर रहे हो जिस पर इनपुट कोई V1 है, आगे लिखी है वो बात, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो इनपुट मान लो V1 है और आउटपुट जो बन रहा है वो V नॉट है, और आउटपुट का जो फॉर्मेट है वो क्या है, A नॉट V1 प्लस A1 V1 क्यूब। फिर बोला गया द आउटपुट ऑफ द नॉन लीनियर डिवाइस, नॉन लीनियर डिवाइस का जो आउटपुट है इसको फिल्टर लगा रहे हैं, एप्रोप्रिएट फिल्टर, बैंड पास फिल्टर है। एप्रोप्रिएट फिल्टर का मतलब एक प्रॉपर सिलेक्शन कर रहे हैं फिल्टर का, सो दैट हमारे पास केवल बैंड पास फिल्टर लगाकर हम ऐसा करना चाहते हैं कि केवल डीएसबी जनरेट, राइट। तो आप इस V नॉट के बाद क्या लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, एक इस V नॉट के बाद आप एक प्रॉपर बैंड पास फिल्टर लगाएंगे, प्रॉपर बैंड पास फिल्टर जो केवल कुछ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को पास करे, राइट। और फिर बोला गया जो V1 है उसका मान इतना है, mt प्लस कॉस 2 पाई fct, where mt is the message signal, then the value of f1 in megahertz। तो आप इसका आउटपुट जो लाएंगे वो s ऑफ t आना चाहिए, और जो s ऑफ t आना चाहिए
उसके बारे में एग्जामिनर ने बोला है उस पर कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी आनी चाहिए, इस पर कैरियर फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए 1 मेगाहर्ट्ज। कैरियर फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज लाने के लिए उसने बोला है कि कैरियर फ्रीक्वेंसी 1 लाने के लिए आपके पास मैसेज सिग्नल के बाद वैल्यू ऑफ F1 कितनी होगी। तो आपको वैल्यू ऑफ F1 पता करना है, राइट। यहां पर F1 का मतलब क्या है, F1 का मतलब है इस समय आपके पास V1 जो सिग्नल दिया था, सॉरी प्लीज करेक्ट दैट, V1 बराबर m ऑफ t प्लस cos 2 पाई FC नहीं है, दिस इज F1, यही F1 है, राइट। दिस इज cos 2 पाई F1t, इसी F1 की वैल्यू आपको पता करनी है। दिस इज F1, प्लीज करेक्ट दैट, सॉरी, cos 2 पाई F1t, और इस F1 का मान आपको अभी पता करना है, राइट। ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक दी थी कि नॉन लीनियर डिवाइस पर एक इनपुट आप पास कर रहे हो, और इस V1 का मान क्वेश्चन में कितना दिया है, V1 का मान, लेट V1 बराबर, क्वेश्चन में V1 का मान दिया है m ऑफ t प्लस कॉस 2 पाई F1t, ये आपको दे रखा है, राइट। देखो अभी इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। धीमे धीमे आप प्रैक्टिस में आ जाओगे और आपको ये फॉर्मेट अपने आप समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि पहले तो क्वेश्चन का हिंदी में रूपांतरण करना, फिर इसकी स्टार्टिंग करना, तो इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए। एक DSB-SC सिग्नल आप जनरेट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ, और सॉरी, जो जनरेट कर रहे हो उसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी आनी चाहिए, 1 मेगाहर्ट्ज। किसकी मदद से, एक नॉन लीनियर डिवाइस जिसकी इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, V0 बराबर A0 V1 प्लस A1 V1 क्यूब। तो कंफर्म हो रहा है ये आउटपुट है और V1 इनपुट है, राइट। एक्चुअल में ये भी VI दिया था, और V0 का मतलब आउटपुट, तो V0 आउटपुट किसका है, नॉन लीनियर डिवाइस का, इनपुट क्या है V1, ठीक है। तो ये V1 क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि V1 का मान mt प्लस कॉस 2 पाई F1t है। अब इस नॉन लीनियर डिवाइस से जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगी वो ये बन रही है। फिर इसके बाद हमने आउटपुट ऑफ नॉन लीनियर डिवाइस पर एक फिल्टर का सिलेक्शन किया, कौन सा, बैंड पास, एक बैंड पास फिल्टर। अब जो आउटपुट आएगा उसमें बोला गया कि आउटपुट पर कैसा सिलेक्शन करें कि हमारे पास डीएसबी सिग्नल ही बने, राइट। और अगर डीएसबी सिग्नल बनेगा जिसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज है, तब F1 का मान आप पता कर बताइए। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, जस्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन की लैंग्वेज शायद आप समझ गए होंगे अब तक। अच्छा, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है हिमांगी, वैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया है 2 से 3 बार, ठीक है, और बोर्ड पर शायद विजिबिलिटी होगी। फिर भी अगर दिक्कत है तो एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। ए DSB-SC सिग्नल इज टू बी जनरेटेड विद ए कैरियर फ्रीक्वेंसी FC बराबर 1 मेगाहर्ट्ज यूजिंग ए नॉन लीनियर डिवाइस with the input and output characteristics V0 बराबर A0 V1 plus A1 V1 cube, right। फिर बोला है where A0 and A1 are constant, the output of the nonlinear device can be filtered by using an appropriate band pass filter. Let V1 जो इनपुट है, let V1 input is equal to MT plus this cos 2 पाई, यहां करेक्ट कर लेना, गलती से मैं FC लिख गया था, दिस इज F1 cos 2 पाई F1t। फिर बोला है MT एक मैसेज सिग्नल है, देन द वैल्यू ऑफ F1 इन मेगाहर्ट्ज, आपको वैल्यू ऑफ F1 बतानी है मेगाहर्ट्ज पर, राइट। तो सुनिए, अब इनफ है, अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करना चाहूंगा। अब जस्ट मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करना चाहूंगा, और याद रखना इतने लेवल के क्वेश्चंस कम ही आते हैं आपके एग्जाम में, बट 1-2 बार अगर प्रैक्टिस हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो कई बार जो घबराहट होती है कि इस क्वेश्चन को ट्राई करें ना करें, वो नहीं होगी। एटलीस्ट क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। देखिए अब यहां पर
क्वेश्चन को प्रॉपर वे में मैं एग्जीक्यूट करा देता हूं आपको, ताकि आपको अब प्रॉपर आइडिया रहे कि क्वेश्चंस को हम कैसे कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, वन लाइनर क्वेश्चन ही है केवल, बस लिखा इतना ज्यादा कुछ है कि क्वेश्चन की विड्थ देखकर, क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई देखकर हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, ये हमसे नहीं होगा। दैट इज द प्रॉब्लम। और एक बात याद रखो स्टूडेंट्स, मैं बार बार आप लोगों को समझाते हुए चल रहा हूं, एक बार घिसना जरूर पड़ेगा, एक बार पढ़ना जरूर पड़ेगा। आज पढ़ लोगे तो बेटर रहेगा। इस समय जब भी कभी अचानक से लॉकडाउन लगता है, आप देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपनी पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं, जो कहीं जॉब कर रहे होते हैं, या अचानक से जॉब चली जाती है, तब वो वापस से तैयारी करने की सोचते हैं 2 साल 3 साल बाद, या 2012 या 13 के पास आउट हैं, कई साल जॉब कर ली और अचानक से 2018-19 में लगा कि अब तैयारी कर लेते हैं, या 20 में लगा अब तैयारी कर लेते हैं। तो ये फेज आता है स्टूडेंट्स, एक बार पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि तब पता चलता है कि सर प्राइवेट में प्रॉब्लम आ रही है, एक बार गवर्नमेंट में थोड़ा सा मेहनत करके एग्जाम निकाल लेते हैं। तो अभी तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, अभी आपको एफर्ट देना पड़ेगा। और एफर्ट देते समय इतना बहुत ज्यादा आपको हार्डवर्क नहीं करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स। आज की डेट में आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और पढ़ाई करते समय आपके पास बहुत डिफरेंट मेथड्स हैं, राइट। आजकल हर चीज आपको बिल्कुल स्पून फीडिंग के फॉर्म पे मिल रही है, कि बस मतलब इतना कॉम्पैक्ट, इतना इजी कर दिया गया है चीजों को, कि आप आसानी से उसको पढ़ सकें और उससे एग्जाम निकाल सकें। देखिए यहां पर ये एक V1 है, जिसको इस V1 का मान भी मैं लिख देता हूं। V1 का मान क्वेश्चन में दिया था m ऑफ t प्लस कॉस 2 पाई f1t, राइट। अब मुझे लगता है विजिबिलिटी का इशू नहीं होना चाहिए, मैं एक बार चार्जर भी हटा देता हूं इसका। अब तो विजिबिलिटी का इशू नहीं होना चाहिए। V1 इज इक्वल टू m ऑफ t, मैं थोड़ा फॉन्ट साइज भी बढ़ा देता हूं जिनको दिक्कत आ रही है आप लोगों को। V1 इज इक्वल टू m ऑफ t प्लस कॉस 2 पाई f1t, ठीक है। इस V1 सिग्नल को आपने पास किया स्टूडेंट्स, किससे? एक नॉन लीनियर डिवाइस से। मैं इसका नाम लिख देता हूं, नॉन लीनियर डिवाइस से। फिर से मत लिखना, आप लोग लिख चुके हो। जिसका आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक आ रही है V0 बराबर, दिस इज A0 V1 प्लस A1 V1 का क्यूब। और फिर आपके पास एक बैंड पास फिल्टर लगाया गया है, और अब बैंड पास फिल्टर से जो आउटपुट आएगा, इसी को कह रहे हैं S ऑफ टी। और ये S ऑफ टी कैसा आना चाहिए? डबल साइड बैंड DSB SC, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, जिसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए 1 मेगाहर्ट्ज, राइट। ये आपसे एग्जामिनर ने बोला है, ऐसा जनरेट करना है आपको। ये उसकी कंडीशन है कि FC का मान कितना आना चाहिए? 1 मेगाहर्ट्ज। चलो अब सुनो स्टूडेंट्स, ये V1 था, V1 के बाद ये V0 है। तो सबसे पहले हम V0 की वैल्यू पता करते हैं। तो V0 की वैल्यू, पहले अपने को V1 पता था, सब बोर्ड पर देखिए, m ऑफ t प्लस कॉस 2 पाई f1t, और V0 का मान है अपने पास, दिस शुड बी दिस, यस जी। तो आप लिख सकते हैं A0 V1 प्लस A1 V1 का क्यूब, राइट। अब यहां पर A0 के साथ इनसाइड V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैसेज m ऑफ t प्लस कॉस 2 पाई f1t प्लस A1, अब V1 का क्यूब करना है। अच्छा, A प्लस बी का होल क्यूब तो सब जानते हो ना, तो V क्यूब का मतलब अंदर ये वैल्यू लिख सकते हैं अब, m ऑफ t प्लस कॉस 2 पाई
f1t का होल क्यूब, राइट। अच्छा, इसको लिखने के बाद a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है उसके थ्रू इस फॉर्मूले को भी ओपन कर सकते हो। तो सी स्टूडेंट्स, आई कैन से वी नॉट का मान क्या होना चाहिए, इस ए नॉट का अंदर वाली वैल्यूज में मल्टीप्लाई, दिस इज ए नॉट एम ऑफ टी प्लस फर्दर ए नॉट का मल्टीप्लाई, तो दिस इज ए नॉट कॉस 2 पाई f1t। नाउ दिस इज प्लस a1, लुक एट ऑन बोर्ड, a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब है a क्यूब प्लस बी क्यूब, आपने m क्यूब t लिखा, यस। फिर इस a1 का गुणा अगले फैक्टर में भी होगा, सो दिस शुड बी a1, इसका भी क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब, राइट। तो cos क्यूब 2 पाई f1t, यस। उसके बाद फर्दर a क्यूब प्लस बी क्यूब के बाद दोनों में गुणा किसका था, a1 का, 3ab, तो 3 बाहर गुणा a1 का था, राइट, और अंदर इन दोनों का गुणा 3ab, तो m ऑफ t इंटू कॉस। अच्छा, दिक्कत हो रही हो तो मैं a1 को बाहर ही लिख दूं, a1 बाहर लिख देता हूं तो आपको क्लियर रहे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो a1 हटा दिया, a1 का बाद में मल्टीप्लाई लिख लेंगे, 3m ऑफ t, इसको a माना था, इसको b माना था, दिस इज कॉस 2 पाई f1t। हाँ, इसके साथ अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, a प्लस बी, ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से रिकॉल होगा, a प्लस बी का होल क्यूब शुड बी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, राइट। इसी फॉर्मूले पर वैल्यू पुट कर देती है। ये वाला बहुत बेसिक फॉर्मूला मैथ के आप पहले चैप्टर में पढ़कर आते हैं, तो ये आपको रिकॉल होना चाहिए। तो आपने अंदर इसका गुणा करके भी लिख दिया, दिस इज m ऑफ t प्लस कॉस 2 पाई f1t। मुझे लगता है यहां तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो मैं स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ब्रेक करके लिख देता हूं और ऊपर वाली लाइन को हटा देता हूं, ऊपर वाली लाइन को हटा देता हूं ताकि आइडिया लगना आपको स्टार्ट हो जाए। अगर यहां तक लिख चुके हो तो मेरे को बता दें, यहां तक लिखने में कोई इशू तो नहीं है, अप टू दिस कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फॉर्मूला लिखने में, क्लियर है यहां तक, राइट। चलिए, सो अब मैं इसमें आगे मूव करता हूं। मैं स्टूडेंट्स a प्लस बी का होल क्यूब, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी, 3ab अंदर a प्लस बी, a प्लस बी, राइट, उसी फॉर्मेट को हमने यूज किया है। अब आप इस वैल्यू को बिल्कुल इत्मीनान से ऐसा लिख लेंगे, बस इसकी अगली लाइन पर आंसर है आपके पास। देखो, यहां पर आपके पास जो टर्म बन रही है उस टर्म पर थोड़ा सा लॉजिकल होना। आई कैन से मैं एक लाइन पर ये पूरी वैल्यू लिखूंगा, वी नॉट बराबर ए नॉट एम ऑफ टी प्लस ए नॉट कॉस 2 पाई f1t। इसके साथ अगली टर्म पर वैल्यू क्या मिल रही है, प्लस a1 m क्यूब t प्लस a1 का अंदर गुणा, तो प्लस a1, थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा हो सकता है बट आप समझ रहे होंगे, cos क्यूब 2 पाई f1t, इसके साथ प्लस अब a1 का गुणा इसके साथ तो 3a1 m ऑफ t, राइट। और देखो a1 का गुणा अंदर हो गया और इस फैक्टर का गुणा एक बार mt के साथ, तो दिस इज m स्क्वायर टी कॉस 2 पाई f1t। फिर इसके बाद
प्लस 3 और A1, सो आई कैन से 3A1 और m ऑफ t सिंगल रहेगा और cos 2 पाई f1t का cos 2 पाई f1t के साथ गुणा। ये समझ रहे हो सभी? इसके साथ मल्टीप्लाई में है a प्लस बी, तो cos 2 पाई का गुणा cos 2 पाई से क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 2 पाई f1t, राइट। इतनी वैल्यूज लिखने तक किसी को कोई भी स्टेप समझ में नहीं आ रहा हो, देखा ना, बस इसके अगले स्टेप में आंसर है, इसके अगले स्टेप में आंसर है। ये वाला स्टेप बताओ कहीं दिक्कत तो नहीं दे रहा? कोई भी ऐसा डाटा इसमें जो दिक्कत दे रहा हो आपको कि सर ये वाली वैल्यू हमें नहीं समझ में आ रही? कोई भी ऐसा टर्म जो आपको दिक्कत दे रहा हो, कोई भी ऐसा टर्म जो इसमें प्रॉब्लम दे रहा हो, आप पूछ सकते हैं, यहां तक लिख लीजिए। कोई भी टर्म इसमें जो आपको प्रॉब्लम दे रहा हो, कोई भी टर्म जो यहां तक आपको क्लियर ना हो तो मेरे को बता दें, मैं आप लोगों के रिप्लाई का वेट कर रहा हूं। बिल्कुल यहां तक बस ना घबराएं स्टूडेंट्स, बाकी कुछ है नहीं इसमें। चलो, मुझे लगता है यहां तक टर्म आप सभी को क्लियर है। किसी ने पूछा है कुछ? नहीं, ओके। अब देखो, आपने ये देखा कि ये V नॉट आ रहा है, इसके बाद एग्जामिनर ने बोला एक प्रॉपर बैंड पास फिल्टर का सिलेक्शन करिए, ऐसा बैंड पास जिससे आपको केवल क्या मिले, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप वेल नोन हो, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर का मतलब क्या होता है, एमटी इंटू सीटी वाला फॉर्म, राइट। तो चेक करो, ये केवल ए नॉट एमटी है, तो बैंड पास फिल्टर से इसको पास कराने का कोई फायदा नहीं। केवल ए नॉट कॉस 2 पाई f1t है, इसका भी कोई प्रॉफिट नहीं। क्यों नहीं है प्रॉफिट, समझ रहे हैं ना? केवल मैसेज नहीं चाहिए, मैसेज इनटू कैरियर चाहिए। यहां केवल cos 2 पाई है, मैसेज नहीं है, ये भी नहीं लेंगे। मैसेज है केवल, और मैसेज 3 बार है, एमटी 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 का गुणा, इसका भी कोई मतलब नहीं। फिर a1 cos का क्यूब है। अब आप मुझे बताओ, क्या यहां कोई मैसेज वाली टर्म है? केवल cos 2 पाई f1 वाले का क्यूब है, इसका मतलब यहां मैसेज नहीं है, तो ये भी रिजेक्ट कराना है। फिर देखो, यहां अगर हम लोग टर्म को चेक करें तो देखिए स्टूडेंट्स, मैसेज भी है और कैरियर भी है, बट मैसेज का स्क्वायर है। मैसेज का क्या है, स्क्वायर। अगर मैसेज का स्क्वायर इंटू कैरियर है तो ये भी नहीं चाहिए, इसका मतलब इसको भी रिजेक्ट करो। केवल एक टर्म ऐसी है जिससे काम बन सकता है, वो कौन सी टर्म है, दिस। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, मैसेज एज वेल एज कैरियर वाला कंपोनेंट भी चेक किया जा सकता है कॉस स्क्वायर को ब्रेक कराकर। अभी तो ये कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, बट इसको हम लोग कॉस 2 थीटा के साथ लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैं स्टूडेंट्स बैंड पास फिल्टर ऐसा लेना चाहता हूं जिसमें केवल मैसेज इनटू कैरियर वाली टर्म होनी चाहिए, राइट। क्या होना चाहिए, मैसेज इनटू कैरियर। तो अपने पास इतनी वैल्यूज थी वी नॉट की, इनमें से किसका सिलेक्शन करें कि मुझे एमटी इंटू सीटी वाली वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाए, एक्सेप्टेड। तो केवल मैसेज से बात नहीं बनेगी, केवल कैरियर से बात नहीं बनेगी, मैसेज का क्यूब का भी कोई फायदा नहीं, कैरियर के क्यूब का कोई फायदा नहीं, तो इन सबको रिजेक्ट करते जा रहे हैं। फिर यहां मैसेज का स्क्वायर हो गया, तो मैसेज का स्क्वायर का भी कोई फायदा नहीं। यहां टर्म बन सकती है कि मैसेज इनटू कैरियर की फॉर्म बना सकते हैं, तो केवल और केवल हम पहले इसको चेक करेंगे। अब इसमें भी ये जो कंपोनेंट है, इन सबको क्या करेंगे, रिजेक्ट। बैंड पास फिल्टर से इसको भी रिजेक्ट कराएंगे, 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 बैंड पास फिल्टर से इसको भी रिजेक्ट कराएंगे। अभी इसमें भी 2 कंपोनेंट आएंगे,
कैसे, अभी चेक करते हैं, अभी पूरी तरह से ये चेक नहीं हुआ। अब इसको अगर मैं चेक करूं तो देखो, मैं बोल सकता हूं कि अपने पास अभी वी नॉट वाली टर्म पर ये सब तो प्रॉपर रिजेक्टेड है। अगर मैं इस टर्म को देखूं कि वी नॉट में अब कौन सी टर्म बची है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी नॉट का मान आपको दिख रहा है 3a1, 3 टाइम्स a1 m ऑफ t इंटू कॉस स्क्वायर टू पाई f1t। नाउ लिसन केयरफुली, हम इस स्क्वायर पर इंटरेस्टेड नहीं। आप मुझे बताओ, क्या ये बात हम सभी को क्लियर है कि कॉस स्क्वायर थीटा पर अपने पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 बनता है। मैंने स्टूडेंट्स पूरे कम्युनिकेशन में एक ही फॉर्मूले को लेकर हर जगह चल रहा हूं, तो मैं इस कॉस स्क्वायर को ब्रेक करता हूं। सो दिस वी नॉट इज नथिंग बट 3a1 m ऑफ t। अब इसमें कॉस स्क्वायर, अब इस पूरे थीटा को हम लोग इस फॉर्मेट से खोल लेते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। और एक इस बात का ध्यान रखें, ये फॉर्मूला हर जगह यूज होता है, तो इसलिए इसको लर्न बाई हार्ट रखना ही रखना। देखो 1 प्लस, कैन आई से कॉस, जी बताएं मुझे, 2 थीटा का मतलब 2 का गुणा आपने किया और थीटा का मान अंदर कितना था, ये पूरा थीटा था, तो 2 पाई f1t और अपॉन में क्या है 2, राइट। तो यहां से भी 2 कंपोनेंट आ गए वी नॉट। एक बार इसका गुणा कर दीजिए 1/2 में, तो आई कैन से 3/2 a1 mt। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को दिक्कत होनी चाहिए। 1/2 में इस पूरे का फैक्टर का गुणा, फिर इस पूरे फैक्टर का गुणा इसमें, तो 3/2 a1 m ऑफ t इंटू कॉस। अब ध्यान से देखो, 2 इंटू 2 पाई, तो क्यों ना मैं इस 2 पाई को बाहर ले लूं, कॉस 2 पाई, और अंदर 2f1t लिख दूं, इसको 2f1 इंटू टी लिख लूं। बात को समझना मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, 2 गुणे 2 का मतलब 4 पाई f1t है, बट मैं 4 पाई में 2 पाई स्टैंडर्ड वे में बाहर लिख रहा हूं, एंड दिस इज 2f1 इंटू टी। अब मेरे को बताओ, क्या इस रिलेशन पर, ये जो रिलेशन आ रहा है, राइट, इस रिलेशन में आप किसको देख रहे हो, मैसेज इनटू कैरियर के फॉर्म में। आप कौन से फॉर्मेट को बोल सकते हो कि मैसेज इनटू कैरियर जैसा है, लगभग मैसेज इनटू कैरियर जैसा है। तो बताइए कौन सा फॉर्मेट। एक तरीका तो ये था, वो बैंड पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी बताता, मतलब उसका स्पेक्ट्रम की वैल्यू बताता, उससे चेक करते, लेकिन तब मैसेज भी पता होता, राइट। वो तरीका था जब मैंने एएम पर क्वेश्चंस कराए थे। इस बार जो क्वेश्चन दिया है उसने मैसेज का ग्राफ नहीं बताया, तो इसलिए उसने सिंपली बोला कि बैंड पास फिल्टर सिंपली डीएसबी सिग्नल को सेलेक्ट कर रहा है, डबल साइड बैंड सिग्नल को सेलेक्ट कर रहा है। और डबल साइड बैंड का मतलब कैरियर इनटू मैसेज, डबल साइड बैंड का मतलब सिंपली कैरियर इनटू मैसेज। तो स्टूडेंट्स, कैरियर इनटू मैसेज पर मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि जब भी मैं कैरियर इनटू मैसेज की बात करूंगा तो ध्यान देंगे आप, कैरियर इनटू मैसेज पर यहां ये वाला फॉर्मेट मैसेज है एंड दिस इज कैरियर। अगर मैं इसको प्रॉपर जनरेट करना चाहता हूं तो ये वाला फॉर्मेट, इसको मुझे रिजेक्ट कराना होगा। अब जब मैं इसको रिजेक्ट कराऊंगा, इतना सब कुछ लिखते नहीं है रिजेक्ट विजेक्ट, आप सीधे अपने हिसाब से समझ लेते हैं कि क्या काम की बात है। अब अपने पास जब ये वी नॉट पूरा बैंड पास फिल्टर से पास हुआ, तो जो एस ऑफ टी आएगा उसमें ये वाली टर्म भी रिजेक्ट हो जाएगी। एस ऑफ टी का मतलब डबल साइड बैंड का जो सिग्नल आएगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, वो आएगा 3/2 a1 m ऑफ टी इंटू कॉस 2 पाई इंटू 2 f1t। अब स्टूडेंट्स पहचानो, मुझे इस पूरे को क्या सिलेक्ट करना चाहिए, एज ए एसी।
स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मुझे इसको बनाना चाहिए एसी, इसके साथ क्या आ रहा है, एम ऑफ टी, और ये आना चाहिए था कॉस 2 पाई एफ सी टी, राइट। ये एस ऑफ टी आना चाहिए था। लिसन लिसन लिसन, सुनिए मेरी बात, वॉच करिए बोर्ड पर। आना क्या चाहिए था, टोटल आना चाहिए था एसी एम ऑफ टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। आप ध्यान से देखो ना, एसी और कॉस 2 पाई एफ सी टी, एसी कॉस 2 पाई एफ सी टी का मतलब ही सी ऑफ टी होता था, राइट, इनटू एम ऑफ टी होता था। यही तो अपने को चाहिए था। तो अगर डिजाइनर एसी का मान, अगर मान लो इस क्वेश्चन में एसी का मान पूछा होता और A1 कांस्टेंट का मान क्वेश्चन में कुछ दे रखा होता, तो क्या एसी का मान नहीं पता चल जाता? A1 कांस्टेंट का मान कुछ होता 1-2 पॉइंट में कुछ, तो उस वैल्यू को रखकर हम एसी का मान पता कर लेते। इसलिए जब मैंने अभी आपको बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर मेथड बताया था, तो बताया वहां एसी लास्ट में सिलेक्शन करते, तो एसी का मान तुलना करो, यहां तुलना करो। तो अगर मैं तुलना करूं ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इक्वेशन, अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना करूं, तो जी बताए एसी का मान कितना आना चाहिए अपने पास? हाँ, बस यहां वाच करेंगे केवल, एसी का मान आना चाहिए 3/2 A1। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता था, नहीं पूछा कोई बात नहीं। लेकिन अब यहां अगर मैं इसको स्टैंडर्ड कैरियर से कंपेयर करूं, तो कॉस, यहां भी कॉस 2 पाई, यहां भी 2 पाई, बट यहां FC है और यहां 2F1 है, तो FC का मान किसके बराबर होना चाहिए? 2F1। और आपसे बोला गया है, क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो, जो डीएसबी सिग्नल आप जनरेट कर रहे हो उसका, हाँ जो डीएसबी, हाँ हाँ, जो डीएसबी सिग्नल है, जो डीएसबी सिग्नल है उसका जो, सॉरी, कैरियर फ्रीक्वेंसी, उसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी एग्जामिनर ने बोली थी 1 मेगाहर्ट्ज बनानी है। कितनी? 1 मेगाहर्ट्ज। तो एफसी का मान होना किसके बराबर चाहिए? 2F1। तो 2 इंटू F1, बताओ स्टूडेंट F1 कितना आ जाएगा? कैन आई से 1/2 मेगाहर्ट्ज, और 1/2 का मतलब 0.5 मेगाहर्ट्ज। एक दूसरा क्वेश्चन क्या बना सकता है एग्जामिनर? पूछ लेता व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर, तो आंसर होता 3/2 A1। और न्यूमेरिकल में A1 का मान लो 0.1 होता, तो आंसर हो जाता 0.3/2। A1 का मान न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चन दिया था, अगर A1 का मान 1 होता तो 3/2 हो जाता AC, राइट। इस तरह से भी एग्जामिनर न्यूमेरिकल दे सकता है, राइट। बहुत सिंपल था। तुलना करते समय FC बनना चाहिए था cos 2 पाई FC, लेकिन यहां cos 2 पाई 2F1 बन रहा था, तो 2F1 की तुलना FC से कर दो, FC बराबर क्या आना चाहिए? 2F1। और एग्जामिनर ने बोला कैरियर फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज होनी चाहिए, ऐसा बनाओ कि कैरियर फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज बन जाए। तो 1 मेगाहर्ट्ज बराबर 2F1 या F1 बराबर 1/2 मेगाहर्ट्ज, राइट। मुझे लगता है क्वेश्चन पर क्लियरेंस होनी चाहिए। एक बार मुझे बताएं, कोई डाउट तो नहीं आ रहा इसमें? क्लियर है सभी को? एक बार प्रॉपर इसको लिख लें जल्दी से। कोई डाउट आ रहा हो तो एक बार मुझसे पूछ सकते हैं। बैंड पास फिल्टर ऐसा सेलेक्ट करना है सो दैट आपके पास कोई भी वैल्यू, राइट, कोई भी वैल्यू, बैंड पास फिल्टर ऐसा सेलेक्ट करना है कि कोई भी वैल्यू मैसेज इनटू कैरियर के अलावा नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे रिजेक्ट हो रहे हैं, दिस ऑल शुड बी रिजेक्टेड। ये भी रिजेक्टेड, ये भी रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड रिजेक्टेड रिजेक्टेड। केवल ये एक फंक्शन ऐसा दिख रहा था जो मैसेज इनटू कैरियर जैसा, राइट। तो मैसेज इनटू कैरियर, मैसेज इनटू कैरियर के फॉर्म पर हमने इसको फिर से ब्रेक किया, तब एग्जैक्टली मैसेज इनटू कैरियर के फॉर्म में आया। इस स्टैंडर्ड वैल्यू को इस स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर कर दिया, आपके सामने आंसर, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास है और आप लोग सभी लोग ट्रांसमिशन की क्लास करेंगे आज, राइट। ट्रांसमिशन में आपका 2 पोर्ट नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है। 2 पोर्ट नेटवर्क में अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, इसी ट्रांसमिशन वाले पार्ट में आप लोग कवर कर लीजिए, राइट। तो ये क्लास जरूर करनी है, सभी को करनी है। दूसरा आपकी कल
और नेक्स्ट सैटरडे और संडे मेरी अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी कम्युनिकेशन पर। मंडे से आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर चलेगा। सैटरडे संडे 2 दिन मेरी अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी कम्युनिकेशन पर। और कल मैं ईडीसी की क्लास लूंगा, राइट। सैटरडे संडे मेरी अवेलेबिलिटी, जैसे लास्ट सैटरडे संडे भी नहीं थी, तो इस सैटरडे संडे भी मेरी अवेलेबिलिटी नहीं है, राइट। वीकेंड्स पर मैं कुछ वर्क पर एसोसिएट हूं, तो इस वजह से वीकेंड्स पर मैं नहीं हूं अवेलेबल। तो सैटरडे संडे आपकी क्लास नहीं रहेगी कम्युनिकेशन की, राइट। बाकी मैं मैसेज करवा दूंगा, तुरंत आप लोग नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करिए, राइट। और डिनर आप लोग का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डिनर आप लोग कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक यू। यू ऑल कैन लीव द मीटिंग, यू ऑल कैन लीव द मीटिंग। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन।